हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमें काफ़ी कंपैरेटिवली ईजियर लगेगा सीखने में, एंड इसके सवाल भी हमें कंपैरेटिवली ईजियर लगेंगे। अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डीएस है जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जब भी हम रिकर्जन के अंदर रिकर्जन स्टैक की बात करते थे तो दैट वाज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। चाहे पाइथन हो गई, चाहे जावा हो गई, चाहे जावास्क्रिप्ट हो गई, चाहे C++ हो गई, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर रिकर्जन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर एक इम्प्लिसिट, एक ऑटोमेटिक स्टैक बनता है। पर इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने खुद के स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे STL के अंदर स्टैक्स को यूज़ कर सकते हैं, और फिर कैसे स्टैक्स को यूज़ करके हम अपने डिफरेंट सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स की बात करते हैं। अगर हमने रियल लाइफ के अंदर एक स्टैक ऑफ बुक्स देखा होगा, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, या फिर हमारे घर पर एक के ऊपर एक बहुत सारी प्लेट्स रखी होती हैं, या हमारे पास स्टैक ऑफ पेपर होता है, यानी पेपर का पूरा एक बंडल होता है जिसमें एक के ऊपर एक पेपर होता है। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं कि एक स्टैक दिखाई कैसे देता है। अब जब भी हम एक स्टैक को कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर इमेजिन करते हैं, वी ऑलवेज इमेजिन इट लाइक अ बकेट। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी स्टैक को इमेजिन कर सकते हैं। हमारा स्टैक कुछ इस तरीके का हमारे लिए होता है, और स्टैक के अंदर 3 मेन ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन, जिससे हम स्टैक के अंदर एक नए एलिमेंट को पुश करते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है हमारा पॉप ऑपरेशन, जिससे हम स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड तीसरा ऑपरेशन होता है हमारा टॉप ऑपरेशन, जिससे हम स्टैक का टॉप फाइंड आउट करते हैं। और स्टैक इम्प्लीमेंटेशंस में, चाहे हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, मतलब हम खुद क्लास बना के स्टैक बना रहे हैं, या फिर हम STL वाला स्टैक यूज़ कर रहे हैं, जनरली किसी भी एक स्टैक के अंदर पुश, पॉप एंड टॉप ऑपरेशन, ये सारे कांस्टेंट टाइम के ऑपरेशंस होते हैं। तो जब भी हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे कि तीनों ऑपरेशंस का जो टाइम रहना चाहिए वो कांस्टेंट टाइम होना चाहिए। अब एक बार इन तीनों ऑपरेशंस का मतलब समझते हैं। अब क्योंकि हम अपने स्टैक को एक बाल्टी की तरह इमेजिन करते हैं, तो बाल्टी में जैसे पानी सिर्फ ऊपर से ही भरा जा सकता है और ऊपर से ही उस पानी को निकाला जा सकता है, वैसे ही स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को हम पुश करते हैं, मतलब ऐड करते हैं स्टैक के अंदर, उन सब को टॉप से ही ऐड किया जा सकता है और उन सबको टॉप से ही बाहर निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 4, 3, 2, 1 ये 4 एलिमेंट्स अपने स्टैक के अंदर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले अगर इस एलिमेंट को हम स्टैक के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपने स्टैक के अंदर इस तरीके से अपने 4 को ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम 3 को ऐड करना चाहते हैं, तो 3 को इस एलिमेंट के नीचे नहीं ऐड किया जा सकता। 3 को अगर हमें स्टैक के अंदर पुश करना है तो इसे टॉप पर ही पुश किया जा सकता है। फिर हम 2 को पुश करना चाहते हैं स्टैक में, तो इसे टॉप पर ही पुश करेंगे। 1 को पुश करना चाहते हैं स्टैक पे, तो इसे भी हम टॉप पर ही पुश करेंगे। तो पुश करने का मतलब होता है स्टैक में ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर एक और एलिमेंट को ऐड कर देना। पॉप ऑपरेशन की बात करें तो पॉप का मतलब होता है स्टैक से एक एलिमेंट को रिमूव करना। जैसे बाल्टी से पानी सिर्फ ऊपर से निकाला जा सकता है, वैसे स्टैक से भी एलिमेंट सिर्फ ऊपर से निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम इस एलिमेंट को पॉप करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जैसे ही हमने एक एलिमेंट को पॉप किया, अब हमारे स्टैक के टॉप पर कौन है? टॉप पर अब 2 है। तो नेक्स्ट टाइम पॉप करेंगे एलिमेंट तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट हट गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पॉप करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट हट गया। तो हर बार स्टैक से किसे पॉप किया जा सकता है? हमारे स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है उसे हम अपना टॉप एलिमेंट कहते हैं। जैसे लिंक लिस्ट के लिए लिंक लिस्ट का हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट का हेड लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वैसे ही स्टैक के लिए उसका टॉप वाला एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवेंचुअली वही एलिमेंट है जिसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। टॉप को आप रिमूव करोगे तभी उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। किसी स्टैक के अंदर एक बारी में सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्टली। तो टॉप फंक्शन हमें क्या करता है? टॉप एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करके देता है। पॉप फंक्शन क्या करता है? टॉप एलिमेंट को हटा देता है, रिमूव कर देता है स्टैक से, और हमारे टॉप को अपडेट कर देता है। पुश एलिमेंट क्या करता है? नए एलिमेंट को पुश कर देता है। तो जैसे ही नया एलिमेंट इस स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो नया एलिमेंट क्या बन जाएगा? नया एलिमेंट हमारा टॉप एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिस पर हमारा स्टैक बेस्ड होता है। ऑल्सो द स्टैक इज कॉल्ड अ लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो कहने का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट,
यानी स्टैक को अगर हम ध्यान से नोटिस करें, फॉर एग्जाम्पल अपने स्टैक के अंदर हमें 3 एलिमेंट्स को पुश करना है। सबसे पहले हम 1 को पुश करेंगे तो 1 यहाँ आ गया, फिर 2 को पुश करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, फिर 3 को पुश करेंगे तो 3 यहाँ आ गया। अब जब हम अपने एलिमेंट्स को पॉप करना स्टार्ट करेंगे, यानी स्टैक से रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले स्टैक से बाहर कौन आएगा? सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा 3, फिर कौन बाहर आएगा? फिर आएगा 2, फिर कौन बाहर आएगा? फिर आएगा 1। तो जो एलिमेंट लास्ट में अंदर गया था, लास्ट इन था, वो फर्स्ट आउट है। लास्ट में कौन इन गया था? 3, तो पहले बाहर कौन निकला? 3। लास्ट में कौन इन गया था? 2, तो पहले बाहर कौन निकला? 2। तो जिस एलिमेंट को हमने स्टैक में पहले पुश किया वो तो बाद में पॉप होगा, और जो बाद में पुश हुआ वो पहले पॉप होगा। तो इसीलिए इस डेटा स्ट्रक्चर को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो स्टैक के लिए काफ़ी वेल नोन नाम है कि इट इज़ अ लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर। अब ये तो हमने स्टैक की लॉजिकली बात कर दी कि हमारा स्टैक काम कैसे करता है, उसके अंदर ऑपरेशंस किस तरीके से हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अब स्टैक्स को यूज़ करने के 2 तरीके हैं कि या तो हम अपने स्टैक को खुद ही इम्प्लीमेंट कर लें। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हमने स्टैक से पहले एरेज के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन 3 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमने डायनेमिक एरेज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम किसी भी एक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो सबसे जनरल तरीका है, जो कोडिंग टेस्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे या कॉन्टेस्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे, वो होता है C++ STL। पर फिर भी स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन विद अदर डेटा स्ट्रक्चर्स हमें आना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है और उससे हमारी खुद की भी स्टैक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बार एरेज के साथ। यानी लेट्स सपोज हमें एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि उसका जो पुश फंक्शन है, उसका जो पॉप फंक्शन है एंड उसका जो टॉप फंक्शन है, इन तीनों फंक्शंस को हम बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें जिसका बिहेवियर हमारे स्टैक की तरह हो जाए। स्टैक इम्प्लीमेंट करने का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर आप कोई और ले लो, उसको बस हम नाम स्टैक दे देंगे। मतलब इंटरनली मेमोरी के अंदर आप एरे बना लो और इस एरे को हम क्या कह देंगे? इस एरे को हम एक स्टैक कह देंगे, क्योंकि ये बिहेव करेगा स्टैक की तरह। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बिहेवियर ही सब कुछ होता है। अगर वो लिंक लिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हम लिंक लिस्ट नाम दे सकते हैं ऑन एन आउटर सरफेस। तो ऐसे ही अगर इस एरे को हम स्टैक की तरह बिहेव करवा देंगे तो इसको हम नाम दे देंगे स्टैक। अब एरे से स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने एलिमेंट्स को हम पुश करते चले जाएंगे और जो भी एलिमेंट लास्ट में पुश हुआ होगा हम उसको अपना टॉप कह देंगे। तो बेसिकली जब हमारे स्टैक के लिए पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, पुश फंक्शन को कॉल की जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें एरे का एक इंडेक्स ट्रैक कर लेंगे। तो टॉप का हम एक इंडेक्स ट्रैक कर लेंगे, इसे टॉप इंडेक्स कह देते हैं। तो टॉप इंडेक्स जहाँ पर भी होगा एरे के अंदर, अगर हमारी पुश का फंक्शन कॉल किया जाता है, लेट्स सपोज हमें बोला जाता है पुश करो स्टैक के अंदर 4, तो हमें टॉप इंडेक्स को ++ करके नेक्स्ट जगह पे ले आना है एरे की यहाँ पर, और वहाँ पे अपने नए एलिमेंट 4 को हमें पुश कर देना है। तो ये पुश का ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हमें करना है पॉप, तो पॉप करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ये एलिमेंट हटा देंगे एंड अपने इंडेक्स को कर देंगे, टॉप इंडेक्स को -। तो ये क्या हो गया? पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, पुश करने में हमने क्या किया? टॉप इंडेक्स की वैल्यू को ++ कर दिया। ये क्या है? कांस्टेंट ऑपरेशन है, बिग O 1 में परफॉर्म हो जाएगा। पॉप करने के लिए हमने टॉप इंडेक्स की वैल्यू को -- कर दिया। ये भी क्या है? बिग O 1 का ऑपरेशन है, कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो जाएगा। और टॉप वाला फंक्शन जब भी कॉल होगा, मतलब हमें टॉप की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो टॉप इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये टॉप इंडेक्स क्या है? ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर ऐड हुए हैं उनमें से लास्ट इंडेक्स है, और जो भी एलिमेंट हमारे टॉप इंडेक्स पे होगा वो हमारे स्टैक का टॉप बन जाएगा। तो एक जनरल तरीका होता है कि किस तरीके से हम अपने एक एरे से अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एरे में एक हमारे पास काफ़ी मेजर लिमिटेशन आ जाती है, वो ये कि एरे को डिफाइन करने से पहले हमें उसका साइज़ बताना पड़ता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब हम स्टैक को क्रिएट कर रहे हों, क्योंकि स्टैक इंटरनली तो एरे ही है, अगर एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस स्टैक का हमारे पास साइज़ होना चाहिए। अब स्टैक का साइज़ तो जनरली हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि स्टैक थ्योरेटिकली इनफाइनाइट साइज़ का हो सकता है, उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हम चाहें तो जोड़ सकते हैं जब तक हमारी मेमोरी फिल नहीं हो जाती। तो इसीलिए इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? हम वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे
क्योंकि वेक्टर में हमें साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेक्टर्स डायनेमिकली काम करते हैं। आप चाहें तो एरे से भी स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो वेक्टर का होगा वही सेम एरे इम्प्लीमेंटेशन का होगा स्टैक के अंदर। और उसको मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन देखना है और फिर एक बार एरे से अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। तो जो लॉजिक हमने एरे के लिए डिस्कस किया है उसी सेम लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे बस वेक्टर पर, बिकॉज वी वांट डायनेमिक साइजिंग। तो अब जो हमारा स्टैक बन जाएगा, अब हमारा स्टैक इंटरनली क्या होगा, अब हमारा स्टैक इंटरनली एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर को जब हम स्टैक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी इस तरीके से इंटरनली हमारे पास एक वेक्टर है जिसके अंदर अभी सारी वैल्यूज़ खाली हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक क्लास बनानी है स्टैक नाम से। और ये स्टैक क्लास क्या करेगी, इस स्टैक क्लास हमें ऑब्जेक्ट्स देगी जो एक्चुअली स्टैक की तरह ऐड करेंगे। तो स्टैक एस इसे हम कह सकते हैं। तो ये स्टैक क्लास क्या बन जाएगी, तो ये एस जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा एक स्टैक बन जाएगी। अब जब हम इसे इमेजिन कर रहे हैं स्टैक को, ये क्या है, ये बेसिकली हमारी इमेजिनेशन है। और ये क्या है, ये एक वेक्टर है जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है मेमोरी के अंदर इस स्टैक की। ऐसे तो हम इमेजिन कर रहे हैं अपने स्टैक को, पर एक्चुअली स्टैक क्या है, इंटरनली एक वेक्टर है, क्योंकि हम उसे वेक्टर की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो स्टैक को हम लिंक लिस्ट की तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अपने स्टैक के लिए हम ऑपरेशंस देते हैं कि पुश कर दो स्टैक में 1 और फिर पुश कर दो स्टैक में 2। तो स्टैक में जैसे ही हम 1 पुश करते हैं तो हमारे स्टैक में यहाँ पे 1 पुश हो जाएगा। ये तो हमने इमेजिन कर लिया। अब हमारे वेक्टर के अंदर क्या होगा, वेक्टर के अंदर हम एक एलिमेंट ऐड कर देंगे 1। तो बेसिकली जब भी पुश फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर कोई वैल्यू आएगी तो हम अपने वेक्टर के अंदर पुश बैक कर देंगे अपनी इस वैल्यू को। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसके बाद पुश 2 को कॉल करेंगे, पुश 2 को कॉल करेंगे तो एक और एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर पुश हो गया। तो इंटरनली मेमोरी के अंदर दोबारा से क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर पुश बैक कर देंगे अपनी नई वैल्यू को। उसके बाद पुश 3 को कॉल कर देंगे, पुश 3 को कॉल किया तो हमारे स्टैक के अंदर 3 पुश हो गया, मतलब हमारे वेक्टर के अंदर मेमोरी के अंदर 3 पुश हो गया। तो कुछ नहीं करना, जब भी पुश फंक्शन कॉल किया जाता है स्टैक के लिए तो इंटरनली हमें वेक्टर के अंदर उसी एलिमेंट को पुश बैक कर देना है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब इसी तरीके से पॉप की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम पहले अपने एक एलिमेंट को पॉप कराना चाहते हैं। अब स्टैक तो कैसा दिखाई देता है, इमेजिनेशन में हमारा ऐसा दिखाई देता है। तो स्टैक में से एलिमेंट को पॉप कराने का मतलब है कि जो लास्ट में पुश हुआ था, क्योंकि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, तो जो लास्ट में पुश हुआ था वो पहले पॉप हो, मतलब 3 पहले पॉप हो। तो वेक्टर कैसा दिखाई देता है, वेक्टर ऐसा दिखाई देता है, मतलब सिर्फ इतना वेक्टर है हमारे पास मेमोरी के अंदर। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा हम उसे पॉप कर देंगे, क्योंकि वो वेक्टर के अंदर लास्ट में पुश हुआ था, मतलब हमारे स्टैक के अंदर लास्ट में पुश हुआ था, तो वही अब पॉप होकर रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी हम अपने स्टैक के लिए पॉप को कॉल करेंगे तो वो वेक्टर से पॉप बैक कर देगा, मतलब बैक से पॉप कर देगा हमारा एक एलिमेंट। तो यहाँ से 3 हट गया, मतलब हमारे वेक्टर से यहाँ से 3 हट गया। अगर हम एक और पॉप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पॉप को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होगा यहाँ से अब 2 हट गया, तो हमारे वेक्टर से भी हम पॉप बैक कर देंगे 2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। अब अगर हम अपने टॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करें, टॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने का मतलब है कि अब जो हमारे स्टैक के अंदर टॉप है उसे हम देखना चाह रहे हैं। तो स्टैक के अंदर तो ये दोनों एलिमेंट्स हट ही गए थे, मतलब हमारे वेक्टर के अंदर से ये दोनों एलिमेंट्स हट गए थे। तो अब वेक्टर के अंदर लास्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो यही बन जाएगा हमारे स्टैक का टॉप। तो स्टैक का टॉप जब भी कॉल होगा ये वाला फंक्शन, हम वेक्टर से जो भी एलिमेंट उसके लास्ट इंडेक्स पर है उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ द 3 फंक्शंस। अब ये जो लॉजिक हमने डिस्कस किया है फॉर वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन, इसको एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ आर बेसिक C++ बॉयलर प्लेट कोड। इसमें रिटर्न 0 को और ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, स्टैक को क्रिएट करना है, तो वी वांट टू क्रिएट स्टैक यूजिंग वेक्टर। तो सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं अपने वेक्टर को, एंड हम एक क्लास क्रिएट करेंगे स्टैक। जैसे लिंक लिस्ट के लिए हमने क्लास क्रिएट की थी लिंक लिस्ट या लिस्ट, वैसे ही स्टैक के लिए क्लास क्रिएट कर रहे हैं स्टैक। और ये जो स्टैक क्लास होगी इसी की ऑब्जेक्ट्स हमारे स्टैक की तरह एक्ट करेंगी। तो ये एस क्या है, ये एस अपने आप में एक स्टैक बन गया। अब हमें नहीं पता स्टैक में इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, वो तो हमारी क्लास को पता होगा। इस मेन फंक्शन को नहीं पता कि स्टैक में क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं यूज़ हो रहा।
स्टैक के अंदर हमें इंटरनली पता है कि हमें यूज़ करना है एक वेक्टर, तो हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स क्रिएट कर लेंगे, इसको नाम दे देते हैं अपना वेक्टर, एंड अब कुछ पब्लिक फंक्शंस बना लेते हैं। सबसे पहला पब्लिक फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट इज़ गोइंग टू बी पुश। स्टैक के अंदर किसी भी वैल्यू को अगर हमें पुश करना है तो उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने वेक्टर के अंदर पुश बैक कर देते हैं, पुश अंडरस्कोर बैक आर वैल्यू। तो ये क्या हो गया, ये हमारे स्टैक का हमने पुश इंप्लीमेंट कर दिया। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बिग O 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो स्टैक का पुश भी क्या करेगा, कांस्टेंट ऑपरेशंस लेगा। मतलब अब मेन फंक्शन के अंदर हम चाहें तो अपने स्टैक के एलिमेंट्स में वैल्यूज़ को पुश कर सकते हैं। स्टैक में पुश कर देंगे 3, स्टैक में पुश कर देंगे 2, स्टैक में पुश कर देंगे 1। अब ये जो हमारी स्टैक ऑब्जेक्ट है, इसको तो बस ये पता है कि मेरे पास पुश ऑपरेशन है और वो कांस्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट होता है, तो इस स्टैक को हमने इंप्लीमेंट किया है। पर इंटरनली ये स्टैक वेक्टर को यूज़ कर रहा है, वो मेन फंक्शन को नहीं पता। और इनफैक्ट मेन फंक्शन को फ़र्क भी नहीं पड़ता आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, बस इंप्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए। मतलब लीफो जो इम्प्लीमेंटेशन है कि लास्ट में जो एलिमेंट जाए फर्स्ट में वही बाहर आए, वो अगर आप इंटरनली जैसे भी इंप्लीमेंट कर देते हो तब तक मेन फंक्शन को कोई इशू नहीं है, क्योंकि तब तक योर डेटा स्ट्रक्चर, योर क्लास, योर ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग लाइक अ स्टैक। फिर हम पॉप फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स राइट इट एज वॉइड पॉप। पॉप से क्या होगा, हमारे वेक्टर का जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम कर देंगे पॉप बैक। तो ये हमारा एलिमेंट पॉप बैक हो गया। एंड एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी द टॉप फंक्शन। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमारे स्टैक के टॉप की। स्टैक का टॉप कौन होता है, स्टैक का टॉप होगा हमारे वेक्टर के अंदर जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स निकाल लेते हैं। वेक्टर का लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू वेक्टर डॉट साइज -1। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वेक्टर ऑफ लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, सो दिस इज ऑल्सो बिग O 1। ये भी क्या है, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन बिग O 1। तो इस तरीके से हमने अपने एक स्टैक को क्रिएट कर लिया है। अब स्टैक के अंदर एक और एडिशनल फंक्शन होता है हमारे पास जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स कॉल दिस फंक्शन इज एम्प्टी। तो ये फंक्शन हमें बताता है हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। तो अगर हमारे वेक्टर का साइज 0 हो जाता है तो उस केस में तो हमारा स्टैक खाली है, और 0 नहीं होता तो उस केस में स्टैक खाली नहीं है। तो 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा, मतलब स्टैक खाली है, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब स्टैक खाली नहीं है। तो इस फंक्शन को भी हम चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट टाइम में हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। इनफैक्ट हम कुछ चेक्स लगा सकते हैं अपने पॉप एंड टॉप पर। फॉर एग्जांपल पॉप फंक्शन कॉल किया जाता है पर हमारा स्टैक खाली नहीं है, तो उस केस में हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इज एम्प्टी ने हमें ट्रू दे दिया, मतलब हमारा स्टैक क्या है, हमारा स्टैक खाली है, तो उस केस में हम सी आउट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। इस तरीके से वी कैन सी आउट दिस वैल्यू एंड वी कैन डायरेक्टली रिटर्न, कि उस केस में फिर हमें पॉप कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टैक ऑलरेडी खाली है, कोई वैल्यू ही नहीं है पॉप कराने के लिए। तो ये एक चेक हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉप अगर हम जानना चाहते हैं तो टॉप में भी अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी खाली है तो उस केस में हम किसी भी वैल्यू टॉप की तरह रिटर्न नहीं कर सकते। उस केस में अगर ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो दिस एज अ चेक हम रख सकते हैं, नहीं तो मेन फंक्शन में वैसे ही ध्यान रखेंगे कि एम्प्टी स्टैक के अंदर से कुछ भी हमें पॉप नहीं कराना। बट दिस इज़ द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग अ वेक्टर। और उसे देख भी लेते हैं। अपने स्टैक को हमने क्रिएट किया, उसके अंदर एलिमेंट्स को पुश कराया 3 to 1। जब इस तरीके से 3 to 1 एलिमेंट्स को हमने पुश कराया तो अभी हमारा स्टैक कैसा दिखाई देता है, हम अपने स्टैक को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अभी हमारे स्टैक के अंदर हमने 3 to 1 को पुश कराया, तो पहले हमारे पास 3 पुश हुआ होगा, फिर 2 पुश हुआ होगा, फिर 1 पुश हुआ होगा। अब हम एक लूप चला देते हैं जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, जब तक नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, तब तक स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसे प्रिंट कराते रहेंगे। स्टैक का टॉप एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा और टॉप एलिमेंट को प्रिंट करा के उसे पॉप भी कर देंगे। इससे बेसिकली क्या प्रिंट होना चाहिए, जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक स्टैक का टॉप प्रिंट करवाओ। स्टैक का टॉप कौन है, ये 1 वैल्यू, तो 1 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसे पॉप कर दो। पॉप कर दिया मतलब इसे मेमोरी से हटा दिया, तो इसे मेमोरी से हटा देंगे। उसके बाद दोबारा आकर स्टैक के टॉप को प्रिंट करवा देंगे। इस बार स्टैक का टॉप कौन है, 2 है, तो 2 को प्रिंट करवा देंगे। फिर इसे पॉप कराएंगे तो ये मेमोरी से हट जाएगा। फिर दोबारा टॉप को प्रिंट करवा देंगे, 3 को प्रिंट करवाया, फिर इसे पॉप करा देंगे, मेमोरी से हट गया। और अब हमारा स्टैक फाइनली
पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, तो अब हम अपने वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे। तो 1 2 3 हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से प्रिंट होंगे। लेट्स वेरीफाई दिस इन आवर फंक्शन। तो अपने कोड को हमने रन किया, लेट्स पुट दिस एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं एक वैल्यू -1। -1 वैल्यू रिटर्न करने का टॉप के अंदर मतलब होगा कि स्टैक हमारा खाली है, कोई वैलिड वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इसे क्लियर कर लेते हैं एंड अपना कोड रन करते हैं। तो हमारे पास स्टैक की 1 2 3 तीनों वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में प्रिंट होकर आ गई। उसी सीक्वेंस में प्रिंट होकर आने का मतलब है कि जैसे हमारा स्टैक वर्क करना चाहिए लीफो फैशन में, वैसे ही हमारी स्टैक क्लास वाला ये जो स्टैक हमने बनाया है वो वैसे ही सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये तो हो गई बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग वेक्टर। यहाँ पर आपको लेक्चर को पॉज करना है और आपको एक एरे से या फिर एक डायनेमिक एरे से इसी तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की खुद से कोशिश करनी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग वेक्टर विद अ क्लास टेम्पलेट। अब क्लास टेम्पलेट ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। बेसिकली अभी जो हमने स्टैक क्रिएट किया है उसके अंदर हमारा जो स्टैक है उसके अंदर डेटा किस टाइप का है, हमारे डेटा का टाइप सिर्फ इंटीजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनली एक इंटीजर वेक्टर यूज़ किया है। लेकिन हो सकता है कि कल को हम एक ऐसा स्टैक क्रिएट करना चाहें जो कैरेक्टर्स को स्टोर कराना चाहता हो, या ऐसा स्टैक क्रिएट करना चाहें जो स्ट्रिंग को स्टोर कराता हो, या ऐसा स्टैक क्रिएट करना चाहें जो फ्लोट को स्टोर कराता हो, या फिर बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर कराता हो। बूलियन वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कराएगा? पहले ट्रू आ जाए, फिर फॉल्स आ जाए, फिर फॉल्स आ जाए, तो इस तरीके से बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर कराता हो। तो क्या इन सारे के सारे केसेस के लिए हम अलग अलग क्लासेस क्रिएट करेंगे? क्लास इंट, क्लास कैर, क्लास फ्लोट। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी लॉजिकल वे टू डू थिंग्स। इसीलिए C++ के अंदर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड टेम्पलेट। हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा टाइप को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। मतलब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से अपना वेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर वेक्टर। पर ये जो इंटीजर है कल को हो सकता है इसकी जगह हम डिक्लेयर करना चाहें वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, या फिर कल को हो सकता है इसकी जगह हम डिक्लेयर करना चाहें अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये जो टाइप है, ये टाइप क्या है? ये एक वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए। वेरिएबल कहने का मतलब है इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो मेन फंक्शन हमें दे। मेन फंक्शन हमें ये वैल्यू पास करे कि आपको इंटीजर टाइप का वेक्टर चाहिए, कैरेक्टर टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, और जिस टाइप का वेक्टर होगा उसी टाइप का डेटा हमारा स्टैक स्टोर करा पाएगा, क्योंकि हमने स्टैक को वेक्टर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया है। तो हम ये जो डेटा है टाइप है इसे एज अ वेरिएबल लेना चाहते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो उसी काम के लिए हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। क्लासेस के अंदर टेम्पलेट्स को लिखने से, जैसे यहाँ पर एक बार अपने कोड की तरफ हम नज़र डालते हैं। इफ़ वी कम हियर, अपनी स्टैक क्लास के अंदर अभी हमारा वेक्टर इंटीजर टाइप का है, तो हमारे स्टैक के अंदर भी इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर हो सकती हैं। पर फॉर एग्जांपल हमें कोई रैंडम टाइप चाहिए, लेट्स कॉल इट टी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह एक फिक्स्ड टाइप का वेक्टर क्रिएट करने की जगह हम कहेंगे हमें तो टी टाइप का वेक्टर क्रिएट करना है। तो ये टी क्या है? ये टी हमें नहीं पता। ये टी इंटीजर भी हो सकता है, ये टी कैरेक्टर भी हो सकता है, ये टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये टी बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मेन फंक्शन बताएगा, पर हमें तो टी टाइप का वेक्टर क्रिएट करना है। तो हम इस तरीके से टी वेरिएबल एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इसे? बेसिकली हम कहते हैं कि उस क्लास को हम एक टेम्पलेट क्लास बनाना चाहते हैं। टेम्पलेट क्लास कहने का मतलब है कि ये इसके अंदर जिस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो एक वेरिएबल वैल्यू है। तो उस क्लास के ऊपर हमें लिखना पड़ता है टेम्पलेट एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम अपनी क्लास के अंदर एक टाइप यूज़ करना चाहते हैं टी। तो अब हम अपने वेक्टर को इस टी टाइप का बना देंगे, और ये टेम्पलेट क्लास की ये जो टी वैल्यू है ये कौन पास करेगा? ये हमें हमारा मेन फंक्शन पास करेगा। कैसे पास करेगा वो भी देखेंगे, पर अब हम वेक्टर को टी टाइप का बनाना चाहते हैं। अब जब हम पुश करेंगे अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास टी टाइप की वैल्यू आएगी, क्योंकि स्टैक के अंदर तो टी है, अब इंटीजर नहीं है। अब ये कैरेक्टर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से पॉप के अंदर हम एज सच कोई टाइप नहीं ले रहे, टॉप के अंदर टाइप ले रहे हैं। तो टॉप अब जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, वो टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ से हम चाहें तो इसे अभी के लिए हम वी कैन कॉमेंट दिस आउट, क्योंकि अभी हमारे लिए टी टाइप फिक्स नहीं है, तो ये रिटर्न वैल्यू -1 होगी या नहीं होगी वो अभी हमारे लिए फिक्स नहीं है। इंडेक्स का टाइप इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर चाहे कैरेक्टर डेटा स्टोर हो, चाहे स्ट्रिंग स्टोर हो, चाहे बूलियन स्टोर हो, इंडेक्स तो किसी भी वेक्टर का हमारा इंटीजर ही होता है, तो इसको चेंज नहीं करना।
बूलियन भी फिक्स रहेगा क्योंकि कोई चीज़ एम्प्टी है या नहीं है उसका रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स ही होगा, तो ये टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से अब हमने अपने पूरे स्टैक को मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू स्पेशल डेटा टाइप कॉल्ड टी। टी की इंटरनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। अब जब हम मेन फंक्शन के अंदर स्टैक को क्रिएट करेंगे तो स्टैक को हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे। स्टैक के अंदर जब हम क्लास का नाम लिखेंगे तो सिर्फ क्लास का नाम नहीं लिखना, उसका टाइप भी बताना है हमें कि इस क्लास के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होता है। जैसे हम अपने वेक्टर के लिए लिखते हैं कि वेक्टर के अंदर मुझे इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर के अंदर इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना है तो ये लिखेंगे, कैरेक्टर का बनाना है तो ये लिखेंगे, हमें स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो ये लिखेंगे। वैसे ही अब अपनी स्टैक क्लास के लिए भी अगर हमें इंटीजर टाइप का स्टैक बनाना है तो हम ये वैल्यू लिख रहे होंगे। इससे हमारा कोड वैसे का वैसा वर्क करेगा। यहाँ पे बस लास्ट में एक सी आउट एंड लाइन कर लेते हैं, एंड आवर कोड इज गोइंग टू रन इन द सेम वे। हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। पर इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार मुझे बस यहाँ पे स्टैक को कैरेक्टर टाइप का बनाना है, और फिर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर से पुश करेंगे, कैरेक्टर बी पुश करेंगे एंड कैरेक्टर ए पुश करेंगे। बाकी कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करना, अपनी स्टैक क्लास के अंदर मुझे कोई चेंज नहीं करना, बस मुझे कहाँ चेंज करना है, यहाँ पे, और जो डेटा हम पुश कर रहे हैं उसके अंदर चेंज करना है। और अब इस कोड को रन करेंगे तो ABC वैल्यूज़ भी वर्क कर गई। हम चाहें तो इसको स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हैं। ऊपर अगर हम इंक्लूड कर लें स्ट्रिंग, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को लिख दें डबल कोट्स लर्न, यहाँ पर भी डबल कोट्स कोडिंग, डबल कोट्स अपना कॉलेज, एंड इसे सेव कर दें। स्टैक को इस बार हम बना देंगे अपने स्ट्रिंग टाइप का एंड इसे रन करें तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा, अपना कॉलेज कोडिंग लर्न। तो ऑपोजिट मैनर में, ऑपोजिट ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। एंड दिस इज हाउ नाउ वी कैन क्रिएट अ स्टैक ऑफ एनी टाइप। अब हम स्टैक को किसी भी टाइप के डेटा के साथ क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट यूजिंग टेम्पलेट क्लासेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट। यानी इंटरनली तो हम एक लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे होंगे, पर वो फंक्शन या वो ऑपरेशन या अपना बिहेवियर जो है वो किसकी तरह रखेगी, वो बिहेवियर रखेगी एक स्टैक की तरह। बेसिकली स्टैक बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैक बिहेवियर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके 3 फंक्शंस, पुश, पॉप एंड टॉप। जब तक स्टैक लीफो फंक्शन में काम कर रहा है तब तक हमें नहीं फ़र्क पड़ता, इंट मेन को नहीं फ़र्क पड़ता कि इंटरनली हमने कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। तो इंटरनली इस बार हम यूज़ करने वाले हैं एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। STL की लिस्ट हम यूज़ करेंगे टू इम्प्लीमेंट दिस लिंक लिस्ट इंटरनली। एंड हमारी जो क्लास होगी, हमारी स्टैक क्लास, उसके अंदर बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं दिस लिस्ट, एंड इसे भी हम टेम्पलेट टाइप का बना लेंगे। पर अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए इसे इंटीजर ले लेते हैं कि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिंक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे और इसका बिहेवियर हम मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू अ स्टैक। अब लिंक लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोड कौन सी होती है? लिंक लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोड होती है लिंक लिस्ट का हेड, और स्टैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोड होती है स्टैक का टॉप। तो हम भी क्या करेंगे, इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें लिंक लिस्ट का जो हेड होगा उसे हमेशा अपने स्टैक के टॉप की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस रिमूव दिस, यहाँ पे हमारी खाली लिंक लिस्ट है एंड यहाँ पे हमारा स्टैक है। दिस स्टैक इज आर इमेजिनेशन एंड दिस लिंक लिस्ट इज बेसिकली आर इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे हमें स्टैक के अंदर बोला गया है कि पुश करो 3, फिर पुश करो 2, फिर पुश करो 1, ये 3 ऑपरेशंस अगर हमें बोले गए हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक बनाना है और हमें स्टैक के अंदर सबसे पहले अपने 3 को पुश करना है। अब इसी स्टेप को हम इंटरनली क्या करेंगे, पुश की जगह हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि अभी लिंक लिस्ट का हेड खाली है, और उसके अंदर अपने 1 एलिमेंट को पुश कर देंगे और इसे बना देंगे अपना हेड। फिर बोला जाएगा पुश 2, तो पुश 2 करने के लिए हमारी इमेजिनेशन में तो स्टैक में 2 को ऐसे पुश करेंगे, और ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारे स्टैक का टॉप। उसी की जगह इम्प्लीमेंटेशन में हमें एक नया नोड बनाना है 2 का, जिसको हम कनेक्ट कर देंगे। पर यही ऑपरेशन लिंक लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक नया नोड बनाएंगे 2, जिसे हम पुश कर देंगे एट द फ्रंट। यानी जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो लिंक लिस्ट के अंदर पुश एट फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो हम फ्रंट में पुश कर देंगे 2 को, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और अपने हेड को हम अपडेट कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें टॉप चाहिए होता तो हम उसकी जगह लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करेंगे।
तो अगर हमें पुश 1 करना होगा तो इमेजिनेशन में तो हम 1 को स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं और अपने टॉप को अपडेट कर रहे हैं, पर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो हम अपनी नोड बनाएंगे 3 वाली, फिर इस नोड को यहाँ पे जोड़ रहे होंगे और फिर अपने हेड को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, लिंक लिस्ट के अंदर पुश एट फ्रंट किया। तो स्टैक में पुश को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट को लिखकर। इनफैक्ट इस चीज़ को यहाँ भी लिख लेते हैं कि स्टैक का जो पुश होगा फॉर एनी वैल्यू वो बन जाएगा लिंक लिस्ट का पुश एट फ्रंट फॉर द सेम वैल्यू। अब लेट्स सपोज हमें पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम अपने स्टैक से किसी भी एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं। तो इमेजिनेशन में तो हमें क्या चाहिए कि जो भी एलिमेंट टॉप पर है वो अब हमारी लिंक लिस्ट से बाहर निकल जाए और टॉप वो अब हमारे स्टैक से बाहर निकल जाए, यानी कुछ इस तरीके से इसे हम बाहर निकाल दें और अपने टॉप को अपडेट करके अब हम 2 पर ले आए। इसी सेम ऑपरेशन पर को लिंक लिस्ट पे परफॉर्म करने का क्या मतलब है कि हमें बेसिकली इस एलिमेंट को टॉप से हटाना है और हमारा जो टॉप है यानी हमारा हेड वो अब 2 पर आ जाए। तो उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट का पॉप फ्रंट ऑपरेशन। पॉप फ्रंट कहने का मतलब है कि हम अपने हेड को अपडेट करके नेक्स्ट वैल्यू पर ले आएंगे और इस वैल्यू को, इस नोड को हम डिलीट कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया जो लिंक लिस्ट के अंदर इंटरनली पॉप फ्रंट बनेगा। एंड अगर हमें बोला जाता है कि हमें टॉप ऑपरेशन चाहिए, टॉप ऑपरेशन कहने का मतलब है कि स्टैक की टॉप वैल्यू को रिटर्न करो। तो स्टैक के अंदर अभी टॉप वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल, तो सिंपली हम क्या करते हैं 2 को प्रिंट करवा देते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर वही टॉप क्या है, हेड के इक्वल है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लिंक लिस्ट के हेड की वैल्यू या हेड का डेटा रिटर्न करना है टू बेसिकली प्रिंट आर टॉप वैल्यू। तो लिंक लिस्ट का जो भी हेड होगा अब वो हमारे टॉप की तरह एक्ट करेगा। तो अगर हम क्लास के अंदर इंटरनली एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट और लिंक लिस्ट के हेड का डेटा रिटर्न करेंगे, तो हम अपने स्टैक के तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और लिंक लिस्ट के अंदर जो पुश फ्रंट वाला ऑपरेशन होता है वो एक कांस्टेंट ऑपरेशन होता है, यानी लिंक लिस्ट के अंदर ये जो पुश फ्रंट वाला ऑपरेशन है ये भी कांस्टेंट है, पॉप फ्रंट है ये भी कांस्टेंट है और लिंक लिस्ट के हेड का डेटा रिटर्न करना ये भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुश फ्रंट में क्या होता है, हमें सिर्फ हेड के आगे एक और नई नोड जोड़नी होती है, कोई लिंक लिस्ट को ट्रैवल तो करना नहीं है, तो एक कांस्टेंट ऑपरेशन होता है। पॉप फ्रंट का मतलब है सिर्फ हेड को अपडेट करना है, पुराने वाले को डिलीट करना है, तो ये भी एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। तो ये सारे के सारे इंटरनली ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में होंगे, तो उसका मतलब है स्टैक के भी ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम में होंगे। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक स्टैक की तरह लीफो फैशन के अंदर बिहेव करने लग जाएगी। तो अपनी लिंक लिस्ट से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट अस रिमूव या इनफैक्ट चेंज ऑल ऑफ दिस कोड। हमारी लिंक लिस्ट या हमारा स्टैक के अंदर पहले हम 3 को पुश करेंगे, फिर हम 2 को पुश करेंगे, फिर हम 1 को पुश करेंगे और जब इन एलिमेंट्स को निकालेंगे तो ये बैकवर्ड फैशन में निकलने चाहिए। मतलब पहले 1 निकलेगा जिसको लास्ट में पुश किया था, फिर 2 निकलेगा जिसको सेकेंड लास्ट में पुश किया था, फिर 3 निकलेगा जिसको सबसे पहले पुश किया था। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। अब अपनी पुरानी स्टैक क्लास को हटाते हैं एंड लेट अस क्रिएट अ स्टैक यूजिंग आवर लिंक लिस्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लिस्ट को। अब एक क्लास क्रिएट करते हैं कॉल्ड स्टैक, और स्टैक क्लास क्या होगी, एक टेम्पलेट क्लास होगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं टेम्पलेट। हम अपनी क्लास के अंदर एक डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं टी। ये टी कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ ही कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है C++ के अंदर। अब इंटरनली हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं ऑफ दिस टाइप टी, जिसको हम कहेंगे अपनी लिंक लिस्ट। इस लिस्ट को हमें पब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस लिस्ट को हम इस क्लास से बाहर किसी को एक्सेस करने नहीं देंगे। हम तो सिर्फ पुश, पॉप और टॉप 3 फंक्शंस को एक्सेस करने देंगे क्योंकि हमारी क्लास स्टैक है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने इंटरनली लिंक लिस्ट से उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मेन फंक्शन को नहीं पता इंटरनली लिंक लिस्ट है क्या, मेन फंक्शन तो अपने नॉर्मल फंक्शंस को एक्सेस कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा पुश फंक्शन। लेट्स राइट वॉइड पुश, जिसके अंदर हमारे पास टी टाइप की कुछ भी वैल्यू आ जाती है। अब पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट कर देंगे अपनी इस वैल्यू को। उसके बाद हमारे पास वॉइड पॉप फंक्शन आ जाएगा। पॉप फंक्शन के अंदर लिंक लिस्ट से हम पॉप कर देंगे पॉप फ्रॉम फ्रंट आर वैल्यू। इसके अलावा हमारे पास टी टाइप का टॉप फंक्शन आ जाएगा कि टॉप को रिटर्न करो।
तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे लिंक लिस्ट का फ्रंट, जो इवेंचुअली क्या होता है, हमारी लिंक लिस्ट का हेड होता है। इसके अलावा एक बूलियन इज़ एम्प्टी फंक्शन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो रिटर्न करेगा अगर हमारी लिस्ट का जो साइज़ है दैट इज़ इक्वल टू 0, तो उसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट क्या है, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इस तरीके से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग STL वाली लिस्ट से हम अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा कोड काम करेगा। इसे रन करेंगे, लेट अस राइट आवर लिंक लिस्ट हियर, लेट्स क्लियर दिस एंड रीरन। तो रन करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा विच इज़ 1 2 3। अब एक बार कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको STL की भी ये वाली लिस्ट यूज़ नहीं करनी, आपको खुद से ही लिंक लिस्ट बनानी है और फिर खुद से ही हमें स्टैक बनाना है। तो उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसे हटा देते हैं। उन केसेस में हम खुद की नोड क्लास बनाएंगे, जैसे नॉर्मली हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो खुद की नोड क्लास बनाने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे नोड। इस बार हमारी ये वाली लिस्ट हम नहीं करेंगे, इस बार हमारी लिंक लिस्ट का जो हेड होगा हम अपनी नोड क्लास का ही उसे पॉइंटर रखेंगे। जैसे अपनी खुद की लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें क्लास बनानी पड़ती है नोड। हर नोड के पास एक तो हमारा T टाइप का डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं रखना अपने स्टैक के सारे डेटा को, तो लिंक लिस्ट का डेटा भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो लिंक लिस्ट का डेटा किस टाइप का होगा, T टाइप का होगा। अब ये T क्या है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारी जो नोड क्लास है उसको भी हम अपनी टेम्पलेट क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर T टाइप का डेटा होगा, एक नोड स्टार हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा। हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, पब्लिक क्लास नोड कंस्ट्रक्टर के अंदर we'll have some T value, this data is going to be equal to this value, एंड हमारे नेक्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे हर एक नोड के लिए नल से। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल नोड क्लास। और इस बार लिस्ट क्लास बनाने से अच्छा है कि स्टैक के अंदर हम सिर्फ हेड को ही स्टोर करा लें, यानी इस लिस्ट T की जगह अब हमारे पास एक हेड हो जाएगा। ये हमारी लिंक लिस्ट का हेड है जिससे हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो वॉइड पुश के अंदर क्या चेंजेस करेंगे, वॉइड पुश के अंदर हमें लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट करनी है अपनी वैल्यू। तो वो पूरा पुश फ्रंट वाला कोड अब हमें यहाँ पर खुद से लिखना पड़ेगा। ये इंटरव्यूज़ के अंदर जेन्युइनली आपको बोला जा सकता है कि बिना STL लिस्ट के यूज़ के खुद से लिस्ट इंप्लीमेंट करके दिखाओ, इसीलिए हम इस कोड को डिस्कस कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें पुश फ्रंट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक न्यू नोड बना लेंगे, न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू नोड ऑफ दिस वैल्यू। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं अगर हमारे हेड की वैल्यू नल है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमारा हेड विल बिकम इक्वल टू दिस न्यू नोड। हमें इस बार टेल क्रिएट करने की आज ज़रूरत नहीं है और एक अपना पब्लिक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं नेम्ड स्टैक। जब भी कोई नया स्टैक क्रिएट होगा उसमें हेड को इनिशियलाइज कर देंगे विद नल। तो हेड अगर नल है तो हेड ही न्यू नोड बन जाएगा। एल्स वाले केस में जो हमारे न्यू नोड का नेक्स्ट है दैट विल पॉइंट टू आवर हेड वैल्यू एंड हेड विल बी इक्वल टू न्यू नोड। ये वही सेम लॉजिक है जो लिंक लिस्ट वाले क्लास के अंदर, लिंक लिस्ट वाले लेक्चर के अंदर हम कम से कम 4-5 बार लिख चुके हैं। तो इस कोड में अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब हमारे लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं, एक बार लिंक लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको दोबारा जाके रिवाइज कर लेना है, वरना दिस कोड इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई हम हाई फाई नॉलेज यूज़ नहीं कर रहे। पॉप में आ जाते हैं। लिंक लिस्ट के भी पॉप फ्रंट को हमें दोबारा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पॉप फ्रंट करने के लिए एक तो टेम्परेरी ले लेते हैं जो हमारे लिंक लिस्ट के हेड की वैल्यू स्टोर कर लेगा। हेड को हम बना देंगे हेड का नेक्स्ट एंड वी आर गोइंग टू डिलीट दिस टेम्परेरी। डिलीट करने से पहले हम टेम्परेरी के नेक्स्ट को भी चाहें तो नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये पॉप फ्रंट कर दिया हमने, वही सेम लॉजिक जो लिंक लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ था। लिंक लिस्ट के फ्रंट को रिटर्न करने का क्या मतलब है कि हम रिटर्न करना चाहते हैं अपने हेड का डेटा, सिर्फ इतना चेंज करना है। लिंक लिस्ट का साइज़ 0 कहने का क्या मतलब है, लिंक लिस्ट का साइज़ इस बार तब 0 होगा जब हमारी हेड की वैल्यू नल के इक्वल होगी। जब हेड नल है मतलब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में अपनी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी STL। हमने अपनी टेम्पलेट क्लास नोड बनाई, टेम्पलेट क्लास स्टैक बनाई, स्टैक के अंदर ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये पुश हो गया जिसमें हमने पुश फ्रंट इम्प्लीमेंट किया, पॉप हो गया जिसमें हमने पॉप फ्रंट इम्प्लीमेंट किया, टॉप हो गया, इज एम्प्टी हो गया। हमारे मेन फंक्शन के कोड के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, हमारा स्टैक वैसे का वैसा
एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, हम इंटरनली क्लास के अंदर चेंजेस कर रहे हैं पर मेन फंक्शन के अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो सिर्फ स्टैक को पहचानता है। इंटरनली आप वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, STL वाली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे मेन फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ स्टैक का बिहेवियर देखना है। तो यहाँ पर लेट्स क्लियर दिस एंड लेट्स रीरन आवर कोड। Let's look at the template values. What have we declared? Okay. इस बार जब हम यहाँ पर अपना नोड हेड डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें बेसिकली अपनी नोड के लिए बताना पड़ेगा कि नोड के अंदर हमारा जो टाइप T है, हम उस टाइप T को पास करके उसका हेड डिक्लेयर करना चाहते हैं। इसके साथ में जब भी हम अपनी स्टैक क्लास के अंदर कोई भी न्यू नोड डिक्लेयर करेंगे उसके साथ भी हमें बताना पड़ेगा कि इस टाइप T के साथ हम अपना न्यू नोड डिक्लेयर करना चाहते हैं कि इस नए नोड में ये जो वैल्यू है ये कौन से टाइप की है, ये T टाइप की है, इसे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर ये जो टेम्पररी है, वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई T फॉर दिस टेम्पररी। लेट्स क्लियर दिस एंड साथ में क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट है एंड ये जो हमारा डेटा है इसे हम इस क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट अस डिक्लेयर दिस एज पब्लिक एंड रन आवर कोड। एंड साथ में जब हम इस न्यू नोड की भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें T टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर चेंज जो हमने लिंक लिस्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि हम अपनी नोड्स का नेक्स्ट या फिर नोड्स का डेटा यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो उन वैल्यूज़ को भी हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो नोड के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम पब्लिक बना देंगे। लेट्स रीरन आवर कोड एंड इस बार हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं 1 2 3। तो एक बार लेट मी शो यू द कोड अगेन। इस तरीके से हमने अपनी टेम्पलेट नोड क्लास को क्रिएट किया है। इस तरीके से हमने अपनी स्टैक क्लास का पुश इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ हमने पॉप, टॉप एंड इज एम्प्टी इम्प्लीमेंट किए हैं और हमारा मेन फंक्शन का कोड वैसे का वैसा है। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट आवर ओन स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट और यूजिंग अ वेक्टर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्टैक इन STL। C++ STL के अंदर स्टैक को यूज़ करने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ता है स्टैक हेडर फाइल को। तो यहाँ पर अपने सेम कोड के अंदर हम चाहें तो हैश इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टैक को, और स्टैक को डायरेक्टली हम यूज़ भी कर सकते हैं। स्टैक को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ता है स्टैक। इस बार नोटिस कर रहे होंगे कि स्टैक का S स्मॉल है यहाँ पर। जो हम C++ STL से स्टैक या फिर C++ STL से लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिख रहे होते हैं, और जनरली जो हम क्लासेस बनाते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से बनाते हैं। तो जो स्टैक हमने क्रिएट किया है क्लास वाला वो कैपिटल S से स्टार्ट होता है, और जिसे हम STL से यूज़ करने वाले हैं दिस इज़ STL स्टैक। इसे हम स्मॉल s से लिखते हैं स्टैक इंट, एंड इस तरीके से हमारे पास हमारा स्टैक क्रिएट हो जाता है। स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करने के लिए वही सेम कोड रहता है जिसको हम यूज़ करते आए हैं, बस इज़ एम्प्टी की जगह हमारे जो STL स्टैक का फंक्शन होता है जो सेम काम करता है उसको एम्प्टी फंक्शन कहते हैं। उसी तरीके से हम टॉप एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं, उसी तरीके से हम पॉप करते हैं एलिमेंट्स को। बाकी सारा कोड सेम रहेगा, पर इस बार कौन सा स्टैक यूज़ हो रहा है, इस बार STL का हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। तो हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ उसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। तो हम चाहें तो डायरेक्टली स्टैक को इंक्लूड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर एंड वी कैन स्टार्ट यूजिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है इसका नाम है पुश एट बॉटम ऑफ स्टैक। यानी हमें एक स्पेशल फंक्शन क्रिएट करना है विच इज़ कॉल्ड पुश एट बॉटम, जिसके अंदर एक तो हमारे पास स्टैक आएगा एज एन आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर, और एक हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अब स्टैक के अंदर जनरली कोई भी वैल्यू अगर पुश होती है तो वो कहाँ पर पुश होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ टॉप पर पुश होती हैं। 3 को पुश किया 3 टॉप पे आ गया, 2 को पुश किया 2 टॉप पे आ गया, 1 को पुश किया 1 टॉप पे आ गया। पर हम चाहते हैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जिसको अगर ये 4 वैल्यू दी जाए तो वो क्या करे, इस 4 वैल्यू को हमारे स्टैक के बॉटम पे पुश कर दे। तो हमारे स्टैक का फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये डायरेक्टली कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस फंक्शन का लॉजिक हमें लिखना है, और इस फंक्शन के अंदर हम जो स्टैक के एग्जिस्टिंग फंक्शन है, जैसे स्टैक का एग्जिस्टिंग पुश फंक्शन हो गया, स्टैक का एग्जिस्टिंग पॉप फंक्शन हो गया, स्टैक का एग्जिस्टिंग टॉप फंक्शन हो गया, इन सारी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी होती हैं, लीफो फंक्शनैलिटीज़ इनको कह देते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके हम कैसे पुश एट बॉटम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे जो पुश एट बॉटम फंक्शन होगा इसमें जो स्टैक हमने पास किया है इसको हमने एज अ रेफरेंस पास किया है। एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर कि STL के जितने भी कंटेनर्स होते हैं,
कितने कंटेनर्स, जैसे हमारा वेक्टर कंटेनर हो गया, जैसे हमारा लिस्ट कंटेनर हो गया, जैसे हमारा स्टैक कंटेनर हो गया, जो STL के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें जब भी हम फंक्शंस के अंदर पास करते हैं ये हमेशा एज पास बाय वैल्यू पास होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर इनके अंदर हम कोई चेंज करें और वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हमें ज़बरदस्ती इनको एज पास बाय रेफरेंस सेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एम्परसेंड स्टैक यूज़ किया है। तो दिस इज़ वेरी इंटेंशनल कि जितने भी STL कंटेनर्स होते हैं उनके चेंजेस अगर मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट कराने हैं तो उन्हें हमेशा हमें पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी किसी भी स्टैक के पुश एट बॉटम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी रिकर्सिव अप्रोच को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑलरेडी एक ऐसा स्टैक दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 एग्जिस्ट करते हैं, यानी हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इस स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं और हमें एक नया एलिमेंट 4 इस स्टैक के अंदर पुश करना है। क्या हम कह सकते हैं कि 4 को ऐसे स्टैक के बॉटम पे पुश करना जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उससे आसान काम है कि उसे ऐसे स्टैक के बॉटम पे पुश करो जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, यानी जिसके अंदर सिर्फ 3 वाला एलिमेंट है और जिसके अंदर सिर्फ 2 वाला एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको स्टैक के बॉटम में पुश करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स को पॉप करना पड़ेगा। पर उससे भी आसान तरीका ये है कि सिर्फ एक एलिमेंट को टॉप से पॉप कर दो, यानी 1 को पॉप कर दो और क्या करो, स्टैक के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को रखो। 2 एलिमेंट्स को रखा तो अब हमारा स्टैक साइज में छोटा हो गया। अब इस स्टैक में बॉटम से पुश करने से और भी ज़्यादा आसान है कि हम एक ऐसे स्टैक के बॉटम में पुश करें जहाँ पर एक ही एलिमेंट है। मतलब 2 को हमने क्या किया, 2 को पॉप कर दिया। अब हमारा काम है कि इस स्टैक के बॉटम पे पुश करना है, और इस स्टैक के बॉटम पे पुश करने से भी और ज़्यादा आसान है कि एक एम्प्टी स्टैक के बॉटम पे पुश करना। तो 3 वाले एलिमेंट को हमने क्या किया, 3 वाले एलिमेंट को हमने पॉप कर दिया। अब हमारा काम इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आसान कहने का मतलब है कि हमें एक एम्प्टी स्टैक दे दिया और इसी स्टैक के हमें बॉटम पे पुश करना है, तो उससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली किसी भी एम्प्टी स्टैक के लिए अगर हम पुश वैल्यू को कॉल करते हैं तो एम्प्टी स्टैक के लिए टॉप क्या होता है, टॉप बॉटम के इक्वल होता है। तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुश करो, वो अगर टॉप पे पुश हुई है तो वो बॉटम पे भी तो पुश हुई है, तो टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम होती है एम्प्टी स्टैक के लिए। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से रिकर्जन का यूज़ करेंगे कि हर एक लेवल पे हम अपने एलिमेंट्स को क्या करते चले जाएंगे, पॉप करते चले जाएंगे। और धीरे 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 एक टाइम आएगा जब हमारा बेस केस होगा, मतलब सबसे छोटी प्रॉब्लम, जिसमें हमारा स्टैक खाली हो जाएगा। जब स्टैक खाली हो गया मतलब अब हमें अपने इस एलिमेंट 4 को यहाँ पर बॉटम पे पुश कर देना है। अब बॉटम पे पुश करने के बाद अब 3 को यहाँ पे दोबारा टॉप पे पुश कर देना है। फिर इस लेवल पे आएंगे तो 2 को दोबारा टॉप पे पुश कर देना है। इस लेवल पे आएंगे तो 1 को दोबारा टॉप पे पुश कर देना है। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग में जिन एलिमेंट्स को हम पॉप करते चले गए थे उन्हीं एलिमेंट्स को हम टॉप पे पुश करते रहेंगे। बेसिकली हमारा जो पुश एट बॉटम वाला फंक्शन होगा, इसके अंदर हमारे पास स्टैक आ जाएगा और इसके अंदर हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें रिकर्सिवली क्या करना है, रिकर्सिवली हमें टॉप वाले एलिमेंट को पॉप कर देना है ताकि हमारा स्टैक छोटा 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 होते चले जाए। तो हर बार हम एक तो जो स्टैक का टॉप होगा उसे सेव कर लेंगे, तो अपने स्टैक के टॉप को हम सेव कर लेंगे और फिर उसे पॉप भी कर देंगे। तो स्टैक से पॉप कर देंगे अपने टॉप एलिमेंट को, तो ये सेव भी हो गया साइड में और ये स्टैक से रिमूव भी हो गया यहाँ से। अब हम दोबारा से पुश एट बॉटम फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर द सेम स्टैक जिसके अंदर एक एलिमेंट कम है एंड फॉर द सेम वैल्यू। तो नेक्स्ट वाले लेवल के पास एक वैल्यू कम होके हमारा स्टैक जा रहा होगा, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा, ये हमारा सेकंड लेवल होगा, ये हमारा थर्ड लेवल होगा, ये हमारा फोर्थ लेवल होगा। अब जैसे ही स्टैक खाली हो गया उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमने बेस केस को हिट कर दिया। लेट्स ब्रिंग ऑल ऑफ दीज हियर। तो बेसिकली जैसे ही हमारा स्टैक खाली हो गया, मतलब यहाँ पर हमारे बेस केस की कंडीशन आ गई कि अगर स्टैक जो है एम्प्टी है, हम STL वाला स्टैक यूज़ करेंगे यहाँ पर। दिस पैरामीटर इज़ बेसिकली आर STL स्टैक, इसको हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टैक खाली हो गया तो उस केस में क्या करना है, उस केस में तो पुश एट बॉटम और पुश एट टॉप स्टैक वाला दोनों सेम ही होंगे। उस केस में पुश एट बॉटम और स्टैक का जो नॉर्मल पुश फंक्शन है दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पुश कर देंगे अपनी वैल्यू को स्टैक के अंदर और यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। तो ये हमारा बेस केस हो गया। एंड जैसे ही रिटर्न करके हम वापस आएंगे, रिटर्न करके वापस आने का मतलब है कि लास्ट लेवल पे हमने क्या किया होगा, लास्ट लेवल पे ये हमारा स्टैक है तो हमने यहाँ 4 को पुश कर दिया अपने स्टैक के अंदर।
तो अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को लास्ट टाइम हमने पॉप करके इस टॉप के अंदर सेव करवाया था, या टॉप की जगह इसको टेम्पररी कह लेते हैं। टेम्पररी जो हमारा ये 3 था, अब इस 3 को स्टैक के टॉप पे पुश कर दो, क्योंकि बॉटम पे तो सिर्फ इसको पुश करना था, बाकी सबको तो उनकी ओरिजिनल जगह पे भेजना है। तो 3 को स्टैक के टॉप पे पुश करेंगे तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये लेवल कंप्लीट हो गया, आप पिछले लेवल पे चले जाएंगे बैक ट्रैक करके, तो अब इस 2 को पुश कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर दोबारा बैक ट्रैक करके यहाँ आ जाएंगे, इस 1 को पुश कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोबारा बैक ट्रैक करके पीछे चले जाएंगे। तो हर बार क्या करेंगे, जैसे ही हम रिकर्जन से वापस आ रहे हैं, बैक ट्रैकिंग में स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपने इस टेम्पररी एलिमेंट को जिसको हमने बाहर निकाल के रखा था। और लास्ट में हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे हैं, बस हमारी जो नई वैल्यू थी वो बॉटम के अंदर पुश हो गई। पुश एट बॉटम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, क्योंकि ये पूरे स्टैक को एक बार ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ जाते हुए रिकर्जन में, और फिर एक बार वापस ट्रैवल करता है नीचे की तरफ आते हुए। तो दिस इज बेसिकली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड है। एक बार इस रिकर्जन को अपने कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड, नेक्स्ट सवाल हमारे लिए है टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। कि हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, लेट्स कॉल इट ABCD। हमें इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिवर्स करना है DCBA यूजिंग अ स्टैक। अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में किन्हीं भी एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम पुश करते हैं, लेट्स सपोज हमने नंबर्स पुश किए 1 2 3 4, तो 1 पहले पुश हुआ, फिर 2 पुश हुआ, फिर 3 पुश हुआ, फिर 4 पुश हुआ। तो जब हम इन एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे तो पहले हमारे लिए 4 बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 3 बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, फिर 2 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 1 बाहर आएगा तो 1 आएगा। तो एलिमेंट स्टैक के अंदर जिस ऑर्डर में पुश होते हैं हमेशा उसके रिवर्स ऑर्डर में स्टैक से बाहर निकलते हैं। तो स्टैक के अंदर जिस भी ऑर्डर में आप किसी भी एलिमेंट को पुश करेंगे, चाहे वो इंटीजर्स हो गए चाहे वो कैरेक्टर्स हो गए, वो हमेशा उसके रिवर्स ऑर्डर में ही स्टैक से बाहर निकलते हैं, बिकॉज स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक हमेशा ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। तो किसी भी अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक, तो हमें कुछ नहीं करना, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर पुश करना है। जैसे अगर हम A को पुश करेंगे तो A यहाँ आ जाएगा, फिर B को पुश करेंगे B यहाँ आ जाएगा, फिर C को पुश करेंगे C यहाँ आ जाएगा, फिर D को पुश करेंगे तो D यहाँ आ जाएगा। अब स्टैक से बस एक एक करके इन एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना है। D को बाहर निकालेंगे, D पहले आएगा, फिर C निकलेगा, फिर B निकलेगा, फिर A निकलेगा। तो बेसिकली दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आवर आंसर। तो किसी भी स्टैक से अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो एक एक करके स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को हम स्टैक के अंदर ऐड करेंगे, फिर एक एक करके बाहर निकाल लेंगे, तो उनका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। सो दैट इज़ द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द कोड। तो कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन जो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो उसके लिए ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग टाइप को, एंड स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है और इसका नाम है टू रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी str, तो इसे हमें रिवर्स करके भेजना है। लेट्स सपोज इसका जो रिवर्सल है वो हम किसी आंसर नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स, इसे नाम दे देते हैं s। इस स्टैक के अंदर एक एक करके स्ट्रिंग के हम सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे। फॉर इंट i = 0, i लेस देन आर स्ट्रिंग डॉट साइज i++। हर बार स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे str का कैरेक्टर i। और अब ये जो स्टैक के अंदर हमने एलिमेंट्स को पुश किया है, ABCD जितने भी एलिमेंट्स थे, अब इनको एक एक करके बाहर निकालेंगे और अपने आंसर के अंदर ऐड करेंगे। तो हम तब तक एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता। एक एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर CH कह सकते हैं, इसे कैरेक्टर टॉप कह सकते हैं, उसे अपने स्टैक से हम बाहर निकालेंगे और उसे आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो आंसर प्लस इक्वल टू आर टॉप, एंड स्टैक से हम पॉप कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से अपने आंसर को। तो हमारे ये जो आंसर रिटर्न हुआ है इसके अंदर सारी वैल्यूज़ रिवर्स हो गई होंगी। तो यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग str इज़ इक्वल टू ABCD, और फिर हम सी आउट करवा देंगे रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन को, अपनी स्ट्रिंग पास करके अपनी रिवर्स स्ट्रिंग। इनफैक्ट यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, रिवर्स इज़ इक्वल टू द आउटपुट। लेट्स रन द कोड, एंड दिस इज़ आर रिवर्स स्ट्रिंग।
किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रिवर्स हुई स्ट्रिंग? बेसिकली ये बिग ऑफ एन में फंक्शन चला, ये वाला लूप, और ये वाला लूप भी बिग ऑफ एन में चला, क्योंकि अगर जितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में थे उतने कैरेक्टर स्टैक में होंगे, तो स्टैक भी खाली हो जाएगा जब तक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स निकलेंगे. तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी बिग ऑफ एन, एंड वेयर एन इज द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग str. और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, क्योंकि जितना साइज़ हमारी स्ट्रिंग का होगा उतने साइज़ का एक्स्ट्रा स्टैक हमें बनाना पड़ेगा, और उतनी ही एक्स्ट्रा मेमोरी हमारा ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है रिवर्स अ स्टैक. बेसिकली अगर हमें कोई भी स्टैक दिया गया है, लेट्स सपोज दिस इज आवर स्टैक जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 के इक्वल, तो हमें क्या करना है? हमें इस स्टैक को कम्प्लीटली रिवर्स करना है. मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे हमें उन्हें रिवर्स ऑर्डर के अंदर इस स्टैक के अंदर ऐड करना है. अब वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. हम कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ले सकते हैं, उसके अंदर सारे स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करवा सकते हैं और फिर दोबारा उन्हें किसी नए स्टैक के अंदर किसी न किसी रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ रिकर्जन को यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके अलावा हम कोई और एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे. सिर्फ रिकर्जन को यूज़ करना अलाउड है. तो रिकर्जन को यूज़ करके एंड विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स हम कैसे अपने स्टैक को रिवर्स कर सकते हैं, हमें उस चीज़ को देखना है. अब लेट्स सपोज हमें कोई भी एक स्टैक दिया जाता है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3. अब क्या हम कह सकते हैं कि इस स्टैक को रिवर्स करने से ज़्यादा ईजी हमारे लिए काम होगा, मतलब ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम हमारे लिए होगी कि हम सिर्फ इस स्टैक को रिवर्स करें, जिसमें से हमने 3 को निकाल लिया. इस स्टैक के अंदर क्या है? कम एलिमेंट्स हैं, तो इसको रिवर्स करना आसान होगा. और इससे भी एक और छोटी प्रॉब्लम ये होगी कि हम ऐसे स्टैक को रिवर्स करें जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब 2 को हमने यहाँ पर पॉप कर लिया. और इससे भी छोटी प्रॉब्लम ये होगी कि हम एक एम्प्टी स्टैक को रिवर्स करें. 1 को पॉप कर लिया और हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक हो गया, क्योंकि एम्प्टी स्टैक को रिवर्स करना क्या होता है? उसी स्टैक को रिटर्न कर देना. तो जो स्टैक एम्प्टी हो गया उसको रिवर्स करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, सिंपली रिटर्न करना है. तो हम क्या करेंगे? हर एक रिकर्जन के लेवल पे हम अपने एक एलिमेंट को पॉप करते चले जाएंगे और अपने स्टैक को एम्प्टी बनाने की कोशिश करेंगे. तो इस पार्ट को अगर हम मिनिमाइज करें तो अभी तक का हमारा जो लॉजिक है वो कुछ कैसा दिखाई देगा. अभी तक के हमारे लॉजिक में अगर हमें रिवर्स करना है अपने किसी स्टैक को, तो हम क्या कर रहे हैं? हर बार स्टैक का जो टॉप है उसे टेम्परेरी के अंदर स्टोर कर लेंगे और स्टैक से उसको पॉप करवा देंगे. और उसके बाद क्योंकि हमारा स्टैक एक साइज़ छोटा हो जाएगा तो रिवर्स को कॉल कर देंगे फॉर द न्यू स्टैक. तो इतना काम अभी तक हमने किया है. पर अब हमारे लिए बेसिक प्रॉब्लम आ गई है, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई है कि एक बार हमारा स्टैक खाली हो गया तब तो हमें पता है कि खाली स्टैक को रिवर्स कराने का कोई एज सच सेंस नहीं है, क्योंकि खाली स्टैक ऑलरेडी रिवर्स्ड होता है. तो अगर हमारा स्टैक, जैसे एस कह देते हैं, इफ स्टैक इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, उस केस में तो क्या करना है? उस केस में ऑलरेडी रिवर्स्ड है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ सिंपली कर जाओ रिटर्न. तो यहाँ से रिटर्न करके, मतलब एम्प्टी स्टैक के साथ जब हम रिटर्न करके फर्स्ट टाइम अपने एम्प्टी स्टैक को वापस लेकर आ गए, तो अब हमारे लिए काम बच गया इन सारे जो पॉप्ड टेम्परेरी एलिमेंट्स थे इनको वापस से स्टैक के अंदर डालना. अब शुरुआत हमने की थी 1 2 3 के साथ. अगर हम इन एलिमेंट्स को नॉर्मली पुश कर दें स्टैक के अंदर, तो पहले क्या होगा? पहले हम 1 को पुश कर देंगे, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ चले जाएंगे, फिर हम 2 को पुश कर देंगे, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ चले आएंगे, फिर हम 3 को पुश करेंगे, बैक ट्रैक करके यहाँ चले आएंगे. तो उस केस में तो क्या होगा? जिस स्टैक के साथ हमने शुरू किया था उसी स्टैक के साथ हम ख़त्म कर रहे होंगे, तो हमारा स्टैक तो रिवर्स ही नहीं हुआ. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉर्मली एलिमेंट्स को हम पुश नहीं कर सकते, हमें एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में पुश करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा का पूरा स्टैक रिवर्स ऑर्डर में बन जाए. बेसिकली अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टैक के अंदर 1 है तो 2 को हमें कहाँ पुश करना पड़ेगा? रिवर्स करने के लिए 2 को हमें इस 1 के बॉटम में पुश करना पड़ेगा. फिर 3 को कैसे पुश करना पड़ेगा? 3 को इस स्टैक के हमें बॉटम में पुश करना पड़ेगा ताकि हमारा स्टैक ओरिजिनल स्टैक का, ये ओरिजिनल है और ये फाइनल जो स्टैक बने वो उसका रिवर्स्ड वर्जन बने. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्टैक वैसे का वैसा ना रह जाए, इसलिए स्टैक का नॉर्मल पुश फंक्शन हमें यूज़ नहीं करना. हमें क्या यूज़ करना है? स्टैक को रिवर्स करने के लिए हम सारे एलिमेंट्स को जब बैक ट्रैक करते हुए पुश करेंगे स्टैक के अंदर, तो सारे एलिमेंट्स को पुश एट बॉटम करेंगे. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब हम इस रिकर्जन से वापस आएंगे
तो हम पुश एट बॉटम को कॉल करेंगे फॉर आर स्टैक एंड फॉर दिस टेम्पररी वैल्यू, मतलब हमारा जो टॉप जिसको हमने पॉप कराया था अपने स्टैक से। तो दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट ऑफ रिवर्सिंग अ स्टैक यूजिंग रिकर्जन। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी स्टैक को रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन एंड विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल मेमोरी। ऑब्वियसली यहाँ पे रिकर्जन का स्टैक तो यूज़ होगा ही, पर उसके अलावा कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे पुश एट बॉटम कर देंगे अपने स्टैक के अंदर टेम्पररी को। तो इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं। कोड हमारा ऐसा होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड रिवर्स। वॉइड रिवर्स के अंदर हमारे पास एक स्टैक ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ आएगा s, एंड इसे अगर हमें रिवर्स करना है तो सबसे पहले तो इसका जो टॉप है उसे स्टोर करा लेंगे स्टैक डॉट टॉप, फिर स्टैक से पॉप कर देंगे उस वैल्यू को, फिर रिवर्स को कॉल करेंगे अपने छोटे स्टैक के लिए, और जब वापस आएंगे तो पुश एट बॉटम को हम कॉल करेंगे फॉर आर स्टैक एंड फॉर दिस टेम्पररी वैल्यू। ये पुश एट बॉटम फंक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसी का सेम लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। रिवर्स के लिए बेस केस ये होगा कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो उस केस में एम्प्टी स्टैक ऑलरेडी रिवर्स्ड होता है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली कर जाना है रिटर्न। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये एक गो में रिकर्जन पे जब ऊपर 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 हम जाते रहेंगे तब सारे स्टैक के एलिमेंट्स को ट्रैवल करेगा, तब इसको बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। और रिकर्जन से जब हम बैक ट्रैक करके वापस आते रहेंगे तब भी एक गो में सारे एलिमेंट्स को ट्रैवल करेंगे, यानी तब भी बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। तो टोटल जो टाइम लगता है वो बिग ऑफ 2n होता है, कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज बिग ऑफ n। तो लेट्स क्रिएट अ स्टैक हियर, स्टैक ऑफ इंटीजर्स s के अंदर पुश कर देते हैं अपने एलिमेंट्स को। बॉटम पे 3 को पुश करेंगे, फिर 2 को पुश करेंगे, फिर 1 को पुश करेंगे, एंड एक फंक्शन बना लेते हैं अपने स्टैक्स को प्रिंट करवाने के लिए, void print stack। इसके अंदर we'll get a stack of integer s, एंड जब तक हमारा s खाली नहीं हो जाता not of s डॉट empty, तब तक हमें सी आउट करवाना है s डॉट टॉप को, एंड s डॉट पॉप कर देंगे, सी आउट कर देंगे \n। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को पुश करेंगे, पुश करने के बाद एक बार प्रिंट स्टैक को हम कॉल लगा देंगे फॉर आर स्टैक। उसके बाद हम अपने रिवर्स स्टैक को कॉल लगाएंगे एंड दोबारा से अपने प्रिंट स्टैक को कॉल लगाएंगे। तो इस बार जो हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे वो सारे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए। ओके, ओरिजिनल स्टैक के अंदर चेंजेस नहीं आ पाए क्योंकि हमें स्टैक को पास करना था बाय रेफरेंस। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर हम चेंजेस को इंट मेन में रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं तो कंटेनर्स को हमेशा पास बाय रेफरेंस करना है। तो लेट्स रीरन दिस कोड। शुरुआत में एलिमेंट्स का ऑर्डर था 1 2 3 पॉप होने का, नेक्स्ट टाइम में ऑर्डर है 3 2 1। तो इस तरीके से हम अपने स्टैक के एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम जिसका नाम है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम में हमें एक स्टॉक के डिफरेंट डिफरेंट डेज पर प्राइसेस दिए हुए हैं, यानी अगर हमारे पास एक स्टॉक्स नाम का एरे या फिर वेक्टर गिवन होगा तो उसके अंदर इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 100, 80, 60, 70, 60, 85 एंड 100। और ये सारी वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट डेज़ पर हमारे एक पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। वो स्टॉक किसी भी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, लेट्स सपोज द स्टॉक इज़ फॉर एनवीडिया, या फिर एप्पल का स्टॉक है वो, या फिर इन्फोसिस का स्टॉक है वो, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी XYZ का हम स्टॉक इमेजिन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो कंपनी है इसका स्टॉक डे 1 पे क्या था, 100 था। तो उसे ग्राफ से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि डे 1 पे हमारी कंपनी का स्टॉक 100 था, डे 2 पे हमारी कंपनी का स्टॉक 80 था, डे 3 पे हमारी कंपनी का स्टॉक 60 था, डे 4 पे हमारी कंपनी का स्टॉक 70 था, डे 5 पे द स्टॉक वॉज इक्वल टू 60, उसी तरीके से डे 6 पे 85 एंड डे 7 पे द स्टॉक वॉज 100। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ये स्टॉक्स गिवन है तो इन सारे डेज के लिए हमें इनका स्पैन कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज दिस स्पैन वैल्यू? Span value for a particular day is maximum number of consecutive days including the current day for which price is less than equal to today's price। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। अब इसकी सिंपल भाषा में बात करते हैं। बेसिकली हमें हर दिन के लिए बताना है कि अगर हम इस रैंडम दिन की बात कर रहे हैं तो इससे पहले ऐसे कौन से लगातार दिन रहे हैं जब हमारे स्टॉक की वैल्यू इस वैल्यू से या तो इक्वल थी या इसके कम थी। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे?
सबसे पहले अपने पहले दिन के लिए देखते हैं। पहले दिन के लिए मतलब अपने फर्स्ट डे से पहले क्या कोई दिन आता है? कोई भी दिन नहीं आता फर्स्ट डे से पहले, ये तो हमारा फर्स्ट डे ही है। तो क्या इससे पहले कोई स्टॉक की कम वैल्यू हो सकती है? कोई कम वैल्यू नहीं हो सकती स्टॉक की। तो इससे पहले तो 100 से तो कम वैल्यू कोई है नहीं, बस 100 के इक्वल वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है? डे 1 वाली। हम करंट को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए अगर इससे पहले हमें कम वैल्यू नहीं मिली तो भी हमें इसको तो गिनना ही है। तो हमारी फर्स्ट डे के लिए स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद सेकंड डे पे आते हैं। सेकंड डे पे है हम 80 पर। 80 से पहले क्या इससे कोई लेफ़्ट की तरफ हमें देखना है, 80 से पहले क्या 80 से कम वैल्यू प्राइस स्टॉक के प्राइस की एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। पर हाँ 80 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो कब करती है? आज वाले ही दिन। आज अगर 80 प्राइस वाला दिन है तो आज ही 80 प्राइस है, इससे पहले कभी कम प्राइस नहीं था स्टॉक का। तो इसके लिए भी स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं 3 वाले दिन पे। अगर आज डे 3 है तो आज हमारे स्टॉक की वैल्यू है 60 के इक्वल। इससे पहले कितने दिन थे जब स्टॉक की वैल्यू 60 या 60 से कम थी? बस एक ही दिन था। वो दिन कौन सा है? वो दिन आज का दिन है। पहले तो कोई दिन नहीं था, आज का ही दिन बनता है। तो इसकी भी स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब इंटरेस्टिंग लगेगा हमें। लेट्स सपोज आज हो गया डे 4। डे 4 का स्पैन कैसे कैलकुलेट होगा? डे 4 पर हम हैं, आज हमारे स्टॉक का प्राइस है 70। इससे पहले कितने दिन थे जब लगातार स्टॉक का प्राइस या तो 70 था या 70 से कम था? एक ही दिन है जब 70 से कम था, 60 इससे पहले, और इसको भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि करंट डे को इंक्लूड करना है। तो स्पैन हो जाएगा 2 के इक्वल। मतलब आज और आज से पहले वाले कितने दिन हैं जब हमारे स्टॉक की वैल्यू आज की वैल्यू से कम या उसके इक्वल है। ये है बेसिक मतलब। तो 60 तो कम था ही, प्लस आज का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टॉक के लिए स्पैन हो जाएगा 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे पर आ जाएंगे मतलब इस डे पर आ जाएंगे 5 वाले डे पर। आज करंट दिन है, करंट दिन के अंदर स्टॉक की वैल्यू है 60 के इक्वल। इससे पहले कितने दिन थे कॉन्जिक्यूटिव डेज जहाँ पर कम वैल्यू थी? एक भी दिन नहीं था। बेसिकली 70 क्या है? 70 इससे बड़ी वैल्यू हो गई, उसके पीछे का हमें देखना नहीं। मतलब हमें इमीडिएटली पहले वाले दिन देखने। इमीडिएटली पहले वाले दिन मतलब जब इससे इमीडिएटली कम वैल्यू और इमीडिएटली पहले आते हो। बीच में अगर कोई बड़ी वैल्यू आ गई 60 से, तब उसके पुराने 60 को हम नहीं देखेंगे। बीच में जैसे ही बड़ी वैल्यू आ गई उसके बाद वाला हमें नहीं देखना। तो 60 से कम वैल्यू वाले कितने दिन थे कॉन्जिक्यूटिवली पहले? एक भी नहीं था। पर इक्वल कितने थे? एक दिन था जो ये खुद है। तो इसके लिए स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट डे पर आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू डे 6। डे 6 है आज स्टॉक की वैल्यू है 85। कितने कॉन्जिक्यूटिव दिन रहे हैं इससे पहले जब स्टॉक की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टुडेज प्राइस रही है? ये 85 वाला दिन खुद तो काउंट होगा ही, 60 वाला दिन भी खुद काउंट होगा क्योंकि ये इससे कम है, 70 भी काउंट होगा, ये 60 भी काउंट होगा और ये 80 भी काउंट होगा। टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसके स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर। लास्ट डे है हमारा 100 के इक्वल। तो 100 के लिए कितने ऐसे कॉन्जिक्यूटिव दिन रहे हैं इंक्लूडिंग द करंट डे जब प्राइसेस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टुडेज प्राइस है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है हिंदी के अंदर लगातार। तो इसीलिए अगर बीच में कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी 120 तो इसके बाद वाले हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम तो इससे पहले वाले ही छोटे कंसिडर करेंगे। तो लगातार होना बहुत ज़रूरी है। अब 100 के लिए देख लेते हैं। ये खुद तो होगा ही, 85 भी इससे छोटा है, 60 भी कम प्राइस पे है, 70 भी कम प्राइस, 60 भी कम प्राइस, 80 भी कम प्राइस, 100 इक्वल प्राइस। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 7 के इक्वल। तो ये वो फाइनल स्पैन की वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें आंसर से रिटर्न करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इन आवर सॉल्यूशन। अब ये जो सवाल है ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ के अंदर आता है और हर बार ज़रूरी नहीं है इस सवाल को वो स्टॉक स्पैन कहेंगे। ये जो लेंथ है इसको वो कह सकते हैं कि लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी कैंडल्स दी गई हैं डिफरेंट लेंथ की, या आपको डिफरेंट ट्रीज दी गए हैं, या आपको पोल्स दिए गए हैं डिफरेंट लेंथ के। तो कोई भी डेफिनेशन, कोई भी मीनिंग चेंज करके आपसे सेम सवाल पूछा जा सकता है, पर इसका क्लासिकल फॉर्म स्टॉक स्पैन होता है। अब अगर किसी भी पर्टिकुलर डे के लिए हमें स्पैन की वैल्यू निकालनी है तो स्पैन की वैल्यू क्या होती है? स्पैन की वैल्यू बेसिकली होती है उस प्राइस से लेस देन इक्वल टू वाले कॉन्जिक्यूटिव डेज। मतलब अगर हम इससे पहले वाला इससे बड़ा एलिमेंट निकाल लें तो इनके जो बीच का गैप होगा दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द स्पैन वैल्यू।
70 के लिए स्पैन वैल्यू निकालने के लिए 70 से पहले बड़े वाला, जस्ट पहले बड़े वाला एलिमेंट निकाल लो जो कि 80 हो जाएगा। और इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, एक 60 हो गया, एक 70 हो गया, तो 70 का स्पैन हो जाएगा 2 के इक्वल। 85 को अगर स्पैन निकालना है तो 85 से जस्ट पहले उससे बड़ी वाली वैल्यू निकाल लो। 85 से बड़ा सबसे पहला एलिमेंट है 100, इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसका स्पैन हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और खुद ये इक्वल टू 5, तो 85 का स्पैन हो जाएगा 5 के इक्वल। इस 60 का अगर स्पैन निकालना है तो इससे पहले वाली जस्ट एक बड़ी वैल्यू निकाल लो, तो इनके बीच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका स्पैन हो जाएगा। बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता, बस ये खुद आता है, तो इसका स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक अप्रोच आती है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम में कि हमें क्या करना है, हमारे किसी भी पर्टिकुलर डे का स्पैन निकालने के लिए हमें उससे जस्ट पहले वाला बड़ा नंबर निकालना है, जो जिसकी वैल्यू उससे बड़ी हो, इक्वल भी नहीं, जिसकी वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी हो, और उनके बीच का जो गैप होगा उस गैप से हमें किसी भी डे का स्पैन मिल सकता है। तो इसी अप्रोच को यूज़ करके हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी अप्रोच को शुरुआत करेंगे अपने एक आंसर वेक्टर के साथ या आंसर एरे के साथ। लेट्स कॉल इट आंसर और वी कैन कॉल इट स्पैन या आंसर, कुछ भी इसे कह सकते हैं। ये डे 1 का स्पैन हो जाएगा, ये डे 2 का स्पैन हो जाएगा, ये डे 3 का हो जाएगा, ये डे 4 का हो जाएगा, ये डे 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, एंड इस तरीके से टोटल 7 डेज़ का हम स्पैन निकाल लेंगे। अब स्पैन के लिए हमने क्या बात की, किसी भी डे का अगर हमें स्पैन निकालना है, लेट्स सपोज हमें अपने ith डे का स्पैन निकालना है, लेट्स सपोज दिस इज़ माई आई। अब किसी भी दिन का स्पैन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे पहले वाला फर्स्ट ऐसा एलिमेंट निकाल लो जिसकी वैल्यू इस दिन से ज़्यादा हो। तो इसके लिए वो एलिमेंट हो जाएगा 80। क्या हम 80 को प्रीवियस हाई कह सकते हैं? प्रीवियस हाई कहने का मतलब है जो एलिमेंट आई से पहले आता है प्रीवियस और जिसकी वैल्यू इससे हायर है। अगर हम 85 लें, लेट्स सपोज 85 है हमारा आई, 85 का इंडेक्स इज इक्वल टू आई, तो 85 के लिए प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा, 85 के लिए प्रीवियस हाई हो जाएगा 100। 100 से पहले कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 85 से बड़ी हो, तो 85 के लिए प्रीवियस हाई हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट का एक प्रीवियस हाई कैलकुलेट करेंगे। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स का प्रीवियस हाई देखते हैं। जब हमारे आई की वैल्यू 0 है तो प्रीवियस हाई क्या है, प्रीवियस हाई कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रीवियस हाई विल बी इक्वल टू -1, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जब हमारे आई की वैल्यू 1 है, इसका प्रीवियस हाई क्या है, ये इसका प्रीवियस हाई है, यानी 100 इसका प्रीवियस हाई है। तो आई मतलब ये अगर आई है और ये अगर प्रीवियस हाई है, तो हमारा स्पैन क्या होता है, हमारी स्पैन वैल्यू होती है दोनों के बीच का गैप। और दोनों के बीच का गैप कैसे निकलेगा, अगर आई में से हम प्रीवियस हाई वाले इंडेक्स को माइनस कर दें तो हमें दोनों के बीच का गैप मिल जाएगा। हमारा स्पैन क्या होता है, हमने यही तो बात की थी कि किसी भी आई के लिए अगर उसका आप प्रीवियस हाई निकाल लो तो दोनों के बीच का गैप स्पैन हो जाएगा। तो किसी भी आई में से अगर हम प्रीवियस हाई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैप आ जाएगा। और अगर आई इज इक्वल टू 0 की ही बात करें, यानी अगर अपने फर्स्ट डे की बात करें, तो फर्स्ट डे पर हमेशा जो हमारे स्पैन की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही दिन से शुरुआत कर रहे हैं, इससे कम वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं, इसके इक्वल ही मिल सकती है। कब मिल सकती है? उसी सेम दिन पे। तो बेसिकली स्पैन क्या हो जाएगा फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट डे का स्पैन हमेशा 1 होता है। उसके बाद जब हम आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू 1, आई की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई, तो इसका प्रीवियस हाई कौन होगा, ये इसका प्रीवियस हाई हो गया। प्रीवियस हाई हो गई इंडेक्स 0 वैल्यू, तो इस दिन के लिए स्पैन की वैल्यू क्या हो गई, आई माइनस प्रीवियस हाई, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 के इक्वल, मतलब 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हमारे आई की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ आ गई, आई इज इक्वल टू 2 बन गया। आई इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब 60 के लिए प्रीवियस हाई क्या है, 80 के इक्वल, तो ये हमारा प्रीवियस हाई इज इक्वल टू 1 हो गया। स्पैन की वैल्यू क्या आ गई, स्पैन की वैल्यू आ गई आई हो गया 2, प्रीवियस हाई हो गया 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इस दिन का स्पैन हो गया 1 के इक्वल। तो हर बार हमें क्या करना है, हर बार हमें अपना प्रीवियस हाई निकालना है। अब दोबारा से आई को अपडेट कर देंगे, आई की वैल्यू अपडेट होकर इस बार 3 हो जाएगी। 70 का प्रीवियस हाई क्या है, 70 का प्रीवियस हाई है 80 के इक्वल, तो ये हमारा प्रीवियस हाई इज इक्वल टू 1 हो गया। स्पैन की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू 3 माइनस प्रीवियस हाई इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल।
एंड उसी तरीके से अब हम अपने आई को अपडेट करेंगे. दिस इज आई इज इक्वल टू 4. आई इज इक्वल टू 4 के लिए प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा, 60 के लिए प्रीवियस हाई हो जाएगी ये वैल्यू. तो प्रीवियस हाई इज इक्वल टू 3. आई की वैल्यू 4 है, प्रीवियस हाई की वैल्यू 3 है, आंसर हो गया 1 के इक्वल. तो यहाँ स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल. अब आई को दोबारा अपडेट करेंगे. आई की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पे 85 है. 85 का प्रीवियस हाई कौन होगा, 100. तो प्रीवियस हाई इज इक्वल टू 0 होगा. इसका स्पैन क्या हो जाएगा, इसका स्पैन हो जाएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ वैल्यू 5 आ जाएगी. उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे. लास्ट इंडेक्स हो जाएगा आई इज इक्वल टू 6. इसका प्रीवियस हाई क्या होगा, इसका कोई प्रीवियस हाई नहीं है. मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इसका प्रीवियस हाई एक तरीके से -1 के इक्वल होगा, कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता. और 6 में से जब हम माइनस करेंगे -1 को, व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 7. तो इसके स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 7 के इक्वल. तो इस तरीके से अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्रीवियस हाई निकाल लेते हैं तो क्या हम कह सकते हैं हम उसके स्पैन की वैल्यू निकाल सकते हैं. बिकॉज स्पैन फॉर एनी आई डे इज इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस हाई. तो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई हर दिन का प्रीवियस हाई निकालना. प्रीवियस हाई मतलब इसे हम लिख भी लेते हैं. प्रीवियस हाई इज बेसिकली द फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू प्रीवियस टू करंट. यानी आज जितनी वैल्यू है उससे जस्ट पहले वाली सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. जैसे 60 के लिए अगर हम देखें, वैसे तो 60 से 100 भी बड़ा है, पर जस्ट पहले वाला कौन सा बड़ा है, 80 बड़ा है. तो हमें तो जस्ट पहले वाली फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू चाहिए जो इस एलिमेंट से, इस करंट से पहले आती हो, प्रीवियस आती हो. दिस इज बेसिकली आवर प्रीवियस हाई. अगर किसी भी एलिमेंट के लिए हमने उसका प्रीवियस हाई निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगी, उसके स्पैन की वैल्यू मिल जाएगी. और ये जो स्पैन वाला फॉर्मूला है इसे भी हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं कि स्पैन इज बेसिकली इक्वल टू, लेट अस ब्रिंग दिस हियर, कि स्पैन इज बेसिकली इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस हाई. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हमें पता चली. और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रह गई है इस प्रीवियस हाई को कैलकुलेट करना. अब प्रीवियस हाई को सारे के सारे डेज के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम करंट से पहले आने वाले सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते हुए चलेंगे. यानी जिन जिन डेज के लिए हमने स्पैन कैलकुलेट कर लिया उनको हम अपने स्टैक के अंदर ऐड करते चले जाएंगे. तो स्टैक क्या कर रहा है, स्टैक बेसिकली हमारे जो प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उनका ट्रैक करते हुए चलेगा, उनको ट्रैक करते हुए चलेगा. तो इस तरीके से हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे टू ट्रैक द एलिमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर हमें प्रीवियस हाई का एक तरीके से इंडेक्स चाहिए होता है. जब हम कह रहे हैं 85 के लिए प्रीवियस हाई 100 है तो हम 100 को माइनस नहीं करते, हम 100 के इंडेक्स 0 को माइनस करते हैं. तो इसीलिए स्टैक के अंदर हम प्रीवियस हाई को अगर ट्रैक करते हुए चलेंगे, मतलब प्रीवियस वैल्यूज़ को ट्रैक करते हुए चलेंगे, तो हमें प्रीवियस के इंडेक्स को ऐड करना है. तो स्टैक क्या करेगा, स्टैक इंडेक्स को स्टोर करेगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू को. इंडेक्स अगर हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू तो हम किसी भी दिन निकाल लेंगे. वैल्यू से इंडेक्स नहीं निकाला जा सकता, पर इंडेक्स से वैल्यू निकाली जा सकती है. तो इसीलिए स्टैक के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, स्टैक के अंदर हम अपने इंडेक्स को स्टोर करेंगे. बेसिकली हम एक एक दिन पर जाएंगे, एक एक वैल्यू पर जाएंगे. लेट्स सपोज सबसे पहले हम गए इस वैल्यू पर i इज इक्वल टू 0 के लिए. अब i इज इक्वल टू 0 के लिए हम देखेंगे स्टैक हमारा पूरा खाली है. स्टैक खाली होने का मतलब है कि इस दिन से पहले कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारे पास बड़ी वैल्यू हो. तो फर्स्ट ग्रेटर इस दिन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो फर्स्ट ग्रेटर जिस दिन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता उस दिन के लिए स्पैन की वैल्यू हो जाती है, एक स्पेशल फॉर्मूला आता है स्पैन का, उस दिन के लिए स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल. और जिस दिन के लिए कोई भी फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब स्टैक हमारा कंप्लीटली खाली है, उसमें कोई पहले का बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, उस दिन हमारे स्पैन की वैल्यू क्या हो जाती है, जितना हमारा इंडेक्स है उसमें +1. क्योंकि जितना हमारा इंडेक्स होगा उतने एलिमेंट्स को हमने ट्रैवल किया होगा, और उतने एलिमेंट्स क्या होंगे, हमसे छोटे होंगे. छोटे एलिमेंट्स तो हमें चाहिए ही नहीं, उतने एलिमेंट्स तो हमने ट्रैवल ही किए हैं, आई एलिमेंट्स, और उसमें 1 और हम ऐड कर देंगे अपने नाम का. तो जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी होता है उस केस में हमारे स्पैन की वैल्यू हो जाती है i + 1 के इक्वल. तो फर्स्ट i इज इक्वल टू 0 वाले केस में हमारा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, तो स्पैन की वैल्यू i + 1 होगी. यानी इंडेक्स अगर 0 है तो स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल.
और जैसे ही हमने इसको ट्रैवल कर लिया, जैसे ही हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, इस इंडेक्स को हम पुश कर देंगे। तो हमने क्या किया, अपने स्टैक के अंदर 0 इंडेक्स को पुश कर दिया। 0 इंडेक्स पुश करने का मतलब है वैल्यू 100 को पुश करना। तो अब हमारी स्टॉक स्पेन की अप्रोच कहती है कि नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओ, मतलब अब i इज इक्वल टू 1 पे चले जाओ। i इज इक्वल टू 1 पे देखो कि स्टैक के अंदर आपसे कोई बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट है, सबसे पहले तो उसी को देखेंगे। टॉप पे इंडेक्स 0 है, मतलब एलिमेंट 100 है। 100 80 से बड़ा होता है, तो 100 80 से बड़ा है, मतलब हमें अपना फर्स्ट ग्रेटर यहाँ पे मिल गया। तो प्रीवियस हाई की वैल्यू क्या हो गई, प्रीवियस हाई की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। 80 से, क्योंकि बड़ा एलिमेंट ऑलरेडी स्टैक के टॉप पे एग्जिस्ट करता है, तो प्रीवियस हाई की वैल्यू हो गई इंडेक्स 0 के इक्वल। तो इस दिन के लिए स्पैन की वैल्यू हो जाएगी i माइनस प्रीवियस हाई। i की वैल्यू है 1, प्रीवियस हाई की वैल्यू है 0 के इक्वल, तो स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे बढ़ेंगे वैसे ही इसके इंडेक्स को हम पुश कर देंगे, इंडेक्स 1, यानी 80 को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पे आए तो इस बार i की वैल्यू हो गई 2 के इक्वल, मतलब हम यहाँ पर हैं। अब 60 के लिए इसका प्रीवियस हाई देखेंगे। प्रीवियस हाई कहाँ देख रहे हैं, स्टैक के अंदर देख रहे हैं। स्टैक सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है और अभी हम देखेंगे कि स्टैक से पॉप भी कैसे करना है एलिमेंट्स को, पर अभी के लिए स्टैक इस तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अब स्टैक के टॉप से अपने एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। स्टैक के टॉप पे है 80, हमारा करंट एलिमेंट है 60। स्टैक के टॉप वाला एलिमेंट ऑलरेडी हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें अपना फर्स्ट ग्रेटर मतलब प्रीवियस हाई मिल गया। प्रीवियस हाई का इंडेक्स बन गया 1 के इक्वल। तो हमारा स्पैन क्या होता है, i माइनस प्रीवियस हाई। i है 2, प्रीवियस हाई है 1 के इक्वल, तो वैल्यू हो गई 1 के इक्वल। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1। अब यहाँ पे i को अपडेट करके वैल्यू को कर देंगे 3 के इक्वल, और i अपडेट से पहले इसे हम पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर इंडेक्स 2 चला गया जिसकी वैल्यू है 60 के इक्वल। अब हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पर आ गए। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही हम इंडेक्स 70 पर आ गए, अब 70 चेक करेगा कि क्या स्टैक का टॉप इससे बड़ा है या इससे छोटा है। हम देखेंगे 70 तो यहाँ पर करंट एलिमेंट है और 60 70 से छोटा है। अब छोटे एलिमेंट्स तो हमारे काम के नहीं है क्योंकि वो तो फर्स्ट ग्रेटर हमें देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉप कर देंगे अपने स्टैक से। जो एलिमेंट हमारे काम का ही नहीं है उसे हम स्टैक से पॉप कर देंगे और ये अब टॉप बन जाएगा स्टैक का। ये स्टैक का टॉप बन गया, तो अब इससे कंपेयर करेंगे अपने करंट एलिमेंट को। और इनफैक्ट अगर यहाँ पर इससे भी छोटे और भी एलिमेंट्स होते, मतलब ये 50 होता, ये 40 होता, तो हम इन सबको पॉप करते चले जाते जब तक हमें 70 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता, क्योंकि 70 से बड़े एलिमेंट ही हमारे काम के हैं, क्योंकि वही हमें प्रीवियस हाई दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो स्टैक है वो सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट्स के इंडेक्स स्टोर नहीं करता, वो उन प्रीवियस एलिमेंट्स के इंडेक्स स्टोर करता है जिनकी वैल्यू बड़ी होती है आगे आने वाली वैल्यूज़ के कंपैरिजन में। तो 60 को हमने यहाँ से पॉप कर दिया, तो मतलब हमें फ्यूचर में 60 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा टॉप क्या बन गया, ये बन गया। अब हम 70 को कंपेयर करेंगे 80 से, तो अब 80 बड़ा हो गया, तो 80 प्रीवियस हाई बन जाएगा। 70 का इंडेक्स i हो गया, प्रीवियस हाई का इंडेक्स 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पैन के लिए इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि स्टैक का काम होता था प्रीवियस एलिमेंट्स को ट्रैक करना। अब हमने अगर 60 को यहाँ स्टैक से हटा दिया, तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा 60 को तो हमने स्टैक से हटा दिया, तो कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि 60 किसी आगे वाले एलिमेंट के लिए प्रीवियस हाई बन जाए। तो यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि 60 जो कि एक छोटा एलिमेंट है इस एलिमेंट के कंपैरिजन में, फ्यूचर में किसी भी एलिमेंट का प्रीवियस हाई नहीं बन सकता। क्यों प्रीवियस हाई 60 नहीं बन सकता, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज 2 केसेस ले लेते हैं। एक केस में यहाँ पे हमारे पास 60 है, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 70 आ गया। एक केस में यहाँ भी 60 है और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 70 आ गया। एक केस लेते हैं जब बाद में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो लेट्स सपोज 60 से भी छोटा है, मान लो 50 आ गया। फ्यूचर में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो 60 70 दोनों से छोटा है 50, तो 50 के लिए प्रीवियस हाई कौन बनेगा, 50 के लिए प्रीवियस हाई 70 बनेगा। क्या हमें 60 की ज़रूरत पड़ी, हमें 60 की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और केस ले लेते हैं जब हमारे पास एक बड़ा एलिमेंट हो, लेट्स सपोज 90। इस 90 के लिए क्या कभी 60 प्रीवियस हाई बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, ये तो ऑलरेडी 60 से बड़ा है। तो इसके लिए ना 70 प्रीवियस हाई बनेगा ना 60 प्रीवियस हाई बनेगा। तो क्या हमें 60 की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
तो बेसिकली अगर हमने 60 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे एनकाउंटर कर लिया तो हम 60 को स्टैक से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 60 अब किसी का प्रीवियस हाई नहीं बनेगा, या तो कोई भी प्रीवियस हाई नहीं बनेगा जैसे इस वाले केस में, या सिर्फ 70 प्रीवियस हाई बनेगा जो ऑलरेडी 60 से बड़ा है और उसके बाद में आता है। तो इसीलिए अगर हम 60 को स्टैक से हटा भी देते हैं तो भी हमारे फ्यूचर की वैल्यूज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो 60 से बड़े हों चाहे वो 60 से छोटे हों। तो इसीलिए यहाँ 60 को हटाया जा सकता है। 70 के लिए हमने स्पैन कैलकुलेट कर लिया। अब इंडेक्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे और इंक्रीज़ करने से पहले 70 को पुश कर देंगे। 70 को हमने पुश कर दिया, मतलब 70 के इंडेक्स 3 को हमने ऐड कर दिया। अब आई को अपडेट करके हम अपनी वैल्यू को कर देंगे आई इज इक्वल टू 4। आई इज इक्वल टू 4 कहने का क्या मतलब है? आई इज इक्वल टू 4 के लिए अब इस 60 को कंपेयर करेंगे 70 से। तो 60 को पहले ही प्रीवियस हाई मिल गया, हमारा स्पैन होता है आई माइनस प्रीवियस हाई, मतलब 4 माइनस 3 के इक्वल दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 को हम लिख देंगे एज आर स्पैन, और इंडेक्स को अपडेट करने से पहले अपने 60 को पुश कर देंगे यहाँ पर विद आर इंडेक्स वैल्यू 4। अब आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी यहाँ पर 5 के इक्वल। अब यहाँ पर दोबारा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अब आज हमारी स्टॉक के प्राइस की वैल्यू है 85 के इक्वल। अब 85 को 60 से कंपेयर करेंगे, क्या 60 बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली 60 छोटा है, तो जो भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो हमें प्रीवियस हाई नहीं दे सकती। तो हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को रिमूव करना है। अब दोबारा 85 को इसके टॉप से कंपेयर करेंगे। 85 70 में से कौन बड़ा? 85 बड़ा, तो इसको भी स्टैक से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। फिर 85 को 80 से कंपेयर करेंगे, दोनों में से कौन बड़ा? 85 बड़ा, तो इसे भी स्टैक से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब 85 को इस 100 से कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा? 100 बड़ा, तो हमें हमारा प्रीवियस हाई मिल गया। तो ये जो पुरानी वैल्यूज़ थी इन्हें हमें लूप से रिमूव कर देना है। तो ये जो पुरानी वैल्यूज़ थी इन्हें हमें स्टैक से रिमूव कर देना है। एक वाइल लूप चला सकते हैं, वो सूडो कोड के अंदर देखेंगे, पर इनको स्टैक से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि कोई काम की नहीं है। ये हमारा प्रीवियस हाई हो गया, तो आई माइनस प्रीवियस हाई मतलब 5 माइनस 0, आंसर हो गया 5 के इक्वल। तो स्पैन की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। अब आगे बढ़ने से पहले अपनी वैल्यू 85 को पुश कर देंगे यहाँ पर, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंडेक्स 5। अब आई हमारा अपडेट हो जाएगा टू दिस आई इज इक्वल टू 6। आई इज इक्वल टू 6 पे हमारे पास 100 को डायरेक्टली 85 से कंपेयर करेंगे। 85 छोटा है तो मतलब हमारे काम का नहीं है, पॉप कर देंगे। उसके बाद 100 को 100 से कंपेयर करेंगे। 100 इक्वल है पर बड़ा नहीं है। प्रीवियस हाई तो क्या होता है? बड़ा होता है वैल्यू में, तो इसे भी क्या कर देंगे? पॉप कर देंगे। तो जैसे ही पॉप कर दिया हमें पता चल गया हमारा स्टैक खाली हो गया। स्टैक खाली होने का मतलब है कि इससे पहले कोई और ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो हमारी इस वैल्यू से बड़ा हो। तो उसका मतलब स्पैन स्पेशल केस में आ जाएगा i+1। आई है 6, तो +1 वैल्यू हो जाएगी 7 के इक्वल। तो इस तरीके से हम अपने स्पैन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने यूज़ किया अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो सूडो कोड कैसा दिखाई देगा? सूडो कोड में बेसिकली एक तो हम अपना स्टैक क्रिएट कर लेंगे, स्टैक ऑफ इंटीजर s। एक हम अपना आंसर वेक्टर क्रिएट कर लेंगे, वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसको आंसर कह लेते हैं या इसको स्पैन कह देंगे। अब हमें पता है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू के लिए, मतलब 0th इंडेक्स के लिए हमेशा स्पैन की वैल्यू 1 होती है। तो हम चाहें तो उसे पहले ही लिख सकते हैं कि हमारे स्पैन के अंदर बेसिकली हमारी जो 0th वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1, और स्टैक के अंदर हम पहले ही अपना इंडेक्स पुश कर देंगे। स्टैक के अंदर अपना इंडेक्स 0 हम पुश कर देंगे। फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन आर स्टॉक, ये जो पूरा का पूरा एरे वैल्यूज़ जहाँ पर भी गिवन होगी अपने एरे की लेंथ तक, तो इसे एरे का साइज़ कह देते हैं i++। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक बार हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। हमें हर किसी i के लिए बेसिकली अपना प्रीवियस हाई कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस हाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने स्टैक को चेक करेंगे। जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर जब तक हमारे स्टैक में छोटी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, हम उन छोटी वैल्यूज़ को हटाना चाहते हैं। मतलब जब तक स्टैक की जो टॉप वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू है हमारे करंट वैल्यू से। करंट वैल्यू मतलब हमारे एरे ऑफ आई की वैल्यू से जब तक स्टैक की वैल्यू छोटी है तब तक स्टैक से हम वैल्यूज़ को पॉप कराते रहेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हमारे काम की नहीं है तो उन्हें हम पॉप करा देंगे। और उसके बाद लास्ट में जो भी वैल्यू बच जाती है स्टैक के अंदर, स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगा? वो हमारा प्रीवियस हाई बन जाएगा।
और प्रीवियस हाई की वैल्यू से हम अपना स्पैन कैसे निकालेंगे, तो स्पैन ऑफ आई हमेशा हो जाता है आई माइनस प्रीवियस हाई के इक्वल। और यहीं पर हम एक स्पेशल केस लिख सकते हैं कि अगर किसी भी केस में हमारा स्टैक खाली हो गया, स्टैक अगर खाली हो गया मतलब कोई भी छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हमारी स्पैन ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी i+1 के इक्वल। तो ये हमारा सूडो कोड होगा जिसकी हेल्प से हम अपनी स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं। कोड के अंदर ऑलरेडी मेन फंक्शन के अंदर हमने अपने स्टॉक के प्राइसेस लिखे हुए हैं, साथ के साथ एक वेक्टर बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट वेक्टर स्पैन। स्पैन को हम 0 वैल्यूज़ के साथ चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। जितने इंडेक्स स्टॉक के अंदर हैं उतने इंडेक्स स्पैन के अंदर होंगे। तो वील हैव बेसिकली 7 वैल्यूज़। अब एक फंक्शन बना लेते हैं void, लेट्स कॉल इट स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। इसके अंदर एक तो हमारे पास हमारा वेक्टर आएगा स्टॉक जो हमें हमारा प्राइस देगा, दिस इज़ बेसिकली आर एरे जिसको हमने सूडो कोड में एरे बोला था। और एक हमारे पास वेक्टर होगा ऑफ इंटीजर हमारा स्पैन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे, दिस स्टैक ऑफ इंटीजर्स s। इस स्टैक के अंदर हम पुश करने वाले हैं अपनी 1 वैल्यू को, अपनी 0 वैल्यू को, क्योंकि 0th इंडेक्स के लिए स्पैन की वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है, 0th इंडेक्स के लिए स्पैन की वैल्यू होती है 1 की इक्वल। फिर हम एक लूप चला लेंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से, 0 के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। i लेस देन स्टॉक डॉट साइज i++। हर बार हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस हाई को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम एक लूप चला लेंगे जब तक या तो हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता या फिर स्टैक के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारी करंट प्राइस से छोटे हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस है स्टॉक ऑफ आई के इक्वल। जब तक करंट प्राइस से छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स आर ऑल लेस देन और इक्वल टू एस डॉट टॉप। अब जब हम ये एस डॉट टॉप करेंगे तो हमें एक इंडेक्स मिलेगा, हमें बेसिकली उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टैक होता है वो इंडेक्स को स्टोर कराता है, पर हमें तो इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। किसी भी इंडेक्स से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं स्टॉक और ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब तक ये वाली वैल्यू करंट प्राइस से छोटी या उससे इक्वल है तब तक हमें इस वैल्यू को पॉप करते जाना है। बाद में अगर हमारा स्टैक खाली हो गया तो उसका मतलब है कि हमारे स्पैन ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी i+1 के इक्वल। और एल्स वाले केस में स्पैन हमारा प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा, इंट प्रीवियस हाई हो जाएगा जो भी स्टैक के टॉप पे रह गया। तो स्पैन ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी i माइनस प्रीवियस हाई के इक्वल। तो इस तरीके से हम अपनी स्टॉक स्पैन कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ये वाइल लूप फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम अपने स्पैन्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्पैन डॉट साइज i++। सी आउट करवा लेंगे हम अपने स्पैन ऑफ i को विद सम स्पेस and finally see out end line. Let's save it. Let's call our function stock span problem with our stock and our span. इसे सेव करके रन करेंगे अगर, तो this will be the output 1 1 2 3 4 5 7. तो दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमसे पहले, जस्ट पहले वाला, इमीडिएट पहले वाला हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है उस चीज़ को कैलकुलेट करना। उतना पार्ट अगर हमें समझ में आ गया कि स्टैक की हेल्प से किस तरीके से हम अपने प्रीवियस हाई एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी और वही सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल पार्ट है पूरी प्रॉब्लम का। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर हमें एक और सेपरेट एग्जाम्पल लेना है कुछ स्टॉक वैल्यूज़ का, और उनके लिए खुद से हम ड्राई रन करके देखें कि कैसे हमारे कोड की हेल्प से हम अपनी प्रीवियस हाइज को हर बार सही कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं।